मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आज हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 10 उस पर कुछ देखेंगे। क्या है चैप्टर 2? चैप्टर 2 जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़े थे डेवलपमेंट के बारे में। क्या डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे कोई देश डेवलप है नहीं है, HDI है ना, मतलब ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट पढ़े थे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सब बारे में हम लोग इसीलिए कुछ याद है, या हम लोग पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है दो तरीके से मतलब ये किया गया था। पहले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे, एक वर्ल्ड बैंक ने इनकम के आधार पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को कैटेगराइज किया था, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। और एक है ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ह्यूमन है ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। तो एक तो मतलब इनकम देखिए हम लोग कैसे महाराष्ट्र में इनकम, जैसे अभी देखिए कोरोना है ना, महाराष्ट्र देखिए क्या हाल है, वही केरला में शुरू हुआ था। तो इनकम मेन होता है बेसिक हेल्थ फैसिलिटी। केरला में देखिए अच्छा डेवलप है, लेकिन धीरे धीरे केरला में जो है ये संख्या कम होने लगी। तो मतलब ये होता है जो भाई इनकम ही नहीं सब कुछ होता है। इनकम के अलावा हमें हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इसमें हम लोग देखे थे कैसे है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब देखे हुए थे कैसे देखे हम लोग, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब भी जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आपको ये फिगर थोड़ा गौर से देखेंगे। देखिए आपको बुक में दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, देखिए यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में लेबर ब्रिक बना रहे हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए महिला जो है शॉप है उसमें कपड़े को ये कर रही है, सेल्समैन का काम कर रही है। यहाँ देखिए पोर्टर है, ये देखिए आप है ना लेटर डिलीवरी कर रहा है। और यहाँ पे देखिए महिलाएं जो है कपास के खेत में कपास तोड़ रही है। तो इसमें देखेंगे, आप बता सकते हैं, बताइए पुरुषोत्तम बाबू कुछ, ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नया चीज़ कुछ बन रहा है। ये क्या है, सर्विस है। जितने भी मतलब इसमें क्या होता है, कुछ करना नहीं, कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होता है। आप आए, कपड़ा पसंद किया, आपको कपड़ा दे दिया गया। यहाँ पे देखिए लेटर डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप बाहर से आ रहे हैं, आपके पास सामान है, आपको सेवा किया, सामान उठा करके और उस सेवा के बदले में उसको पैसा दिया। और यहाँ पे देखिए ये कपास रॉ मटेरियल है, जहाँ मतलब कपास का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह की सारे एक्टिविटीज़ को अगर हम देखते हैं, जितने भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ में बांटा गया है। जितने भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, तो वह एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, डायरेक्ट नेचर से, जो मतलब प्राइमरी मतलब क्या होता है, सब लोग प्राइमरी स्कूल, जो फर्स्ट टाइम जिसका प्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद से मतलब उससे विभिन्न सामान बनाए जाएंगे। जैसे अब हमने दूध, किसान गाय पालन करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, तो दूध उत्पादन क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। अब उस दूध से सुधा मिल्क डेयरी में गया, वहाँ पे दूध बना, दही बना, पनीर बना, पेड़ा बना, रसगुल्ला बना, विभिन्न प्रकार की मिठाई बना, वो सेकेंडरी होगी। और वही जब सेकेंडरी वहाँ से बन करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू विभिन्न दुकान में गया तो टर्सरी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, दूध किसान से दूध सुधा सेंटर में गया, ट्रांसपोर्ट टर्सरी हो गया। सुधा में सामान तैयार हो गया, वहाँ से वो गया दुकान में, सुधा पार्लर में वो मतलब टर्सरी हो गया। सुधा पार्लर में दुकान में वो बेचा जा रहा है, वहाँ पे वो टर्सरी हो गया। और सुधा में सेंटर में वहाँ पर प्रोडक्शन बन रहा है, वो सेकेंडरी हो गया। इस तरह हम देखेंगे जो ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कोई एक्टिविटीज एक दिन अब थोड़ा इसको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे बताता है वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम क्लासिफाई यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया का आधार पर हम अपने कामों को बांटते हैं। ये क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया है
पालन है ना, मिनरल है, कोयला, आयरन, ये सब को निकालते हैं, फॉरेस्टिंग है, ये सब जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम लोग देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी दिखाया गया, आपको देख सकते हैं। देखिए ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, कुछ सीरियल्स है, कॉटन है ना, मैच, मक्का, गेहूँ, एनिमल है, फॉरेस्ट्री है, ये सब। उसके बाद देखिए इससे सेकेंड स्टेप आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का सेकेंड और उसके बाद टर्सरी, ये दोनों के बीच का कनेक्शन करता है। टर्सरी मतलब इसके और इसके बीच में जोड़ता है, लिंक है, क्योंकि मतलब किसान गेहूँ उगाया तो गेहूँ को फिर मार्केट में ले जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, तो जैसे हम किसान खेती करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो खेती करेगा उसके लिए ज़मीन चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, वर्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन क्या वर्षा, जमीन और क्लाइमेट से खेती हो जाएगा? हमें इसके लिए कुछ न कुछ ह्यूमन एफर्ट्स करना पड़ेगा, अपना टेक्नोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जा करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और तो क्या है, हम आपसे लोग पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स क्या है, देखिए आप बुक में दिया है, मेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके इसी पर सामान का उत्पादन करते हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं इकोनॉमी का। अब कैसे किसान खेती करता है, उसमें जमीन मेनली, देखिए पूरी तरह से नहीं, मेनली यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मेनली बट नॉट एंटायरली नेचुरल रिसोर्स। सारा चीज़ नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है, नेचुरल रिसोर्स मेन हुआ, उसके साथ साथ ह्यूमन एफोर्ट्स भी होता है। तो ह्यूमन एफोर्ट्स कोई भी रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ह्यूमन रिसोर्स जब तक नहीं होगा कोई भी रिसोर्स तब हो ही नहीं सकता है। खैर आगे चलिए, तो बता दिए, इसको याद रखेंगे, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। कैसे? तो जैसे किसान खेती करते हैं तो जमीन चाहिए, रेनफॉल चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, लेकिन वो सीड, फर्टिलाइजर, खेत जोतना, ये सारा किसान करे। ओके, उसके बाद मान लीजिए हम डेयरी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मिल्क उत्पादन करते हैं, तो जानवर जो कि नेचुरल उसका अपना बायोलॉजिकल साइकिल है, जिस बायोलॉजिकल साइकिल से उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और उसी के दौरान वो नए जीव देते हैं और दूध देने का काम करते हैं। ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन उसको खाना देना, उसको मतलब प्रॉपर केयर करना, ये किसान के द्वारा होगा, या जो उसका प्रोडक्शन करने वाले में जो एंगेज है उसके द्वारा होगा, इसीलिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गया। दूसरा कहता है, जैसे हम कोल, पेट्रोलियम, आयरन निकालते हैं तो जमीन के नीचे है, लेकिन उसको निकालने के लिए तो ह्यूमन एफर्ट्स क्या जाता है ना, टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा ना। तो यानी कहता है मेनली बट नॉट एंटायरली, हम पूरी तरह से नेचर पर ही नहीं डिपेंड है, नेचर का मेन रोल होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स। अब इसको बताया जाता है, इसको प्राइमरी हम क्यों बोलते हैं, उससे नहीं कहते, कहीं लिखा हुआ है वाई, है ना, इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, है ना, वाई प्राइमरी, ये प्राइमरी क्यों है, तो क्योंकि दिस क्रिएट अ बेस फॉर अदर प्रोडक्शन। ये जो है ना बनाता है, एक बेस बनाता है, आधार बनाता है दूसरे प्रोडक्शन के लिए। अब किसान जब तक गेहूँ नहीं उगाएगा, धान नहीं उगाएगा, शुगर केन नहीं उगाएगा, कॉटन नहीं उगाएगा, रबर नहीं उगाएगा, टी नहीं उगाएगा, तो फिर आगे जो टी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, राइस मिल है, पेपर मिल है, शुगर इंडस्ट्रीज है, कैसे डेवलप होगा? तो बेस तैयार करता है, इसीलिए क्लियर लिखा हुआ है, जो दिस इज बिकॉज, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज इज सो कॉल्ड बिकॉज इस है ना बेस फॉर द ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। इसके आगे जो भी, जैसे हम दूध पहले उत्पादन होगा तब ना दूध से दही बनेगा, मिठाई बनेगा, खोआ बनेगा, जो भी बनाना है, तो पहले दूध हो गया, इसलिए अब आता है ना अब देखो इसमें इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर बोलेंगे? क्योंकि इसमें आप देखें अधिकतर वर्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर से रिलेटेड,
डेयरी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी प्रकार का अनाज का उत्पादन एग्रीकल्चर, एक मिनरल को छोड़ दीजिए तो सारा प्रोडक्शन, मिनरल को छोड़ दीजिए, ये मिनरल छोड़ दीजिए, सारा जो है आपका है ना, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसीलिए हमको इसको एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी कहते हैं। अब दूसरा आता है इसके बाद सेकेंड स्टेप है ना, जो होता है जहाँ पे मतलब जो नेचुरल चीज़ है, अब जैसे मिट्टी है ना, उसको हमने क्या किया, ईंट बना दिया है। जैसे धान है उसको हमने क्या किया, चावल बना दिया। गेहूँ है उसको क्या बना दिया, आटा बना दिया। लकड़ी है बेंच बना दिया, चेयर बना दिया, पेपर बना दिया। नहीं, तो ये सारा चीज़ मतलब प्राइमरी के बाद सेकेंड स्टेज, जिसमें उस प्राइमरी प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजिकली चेंज कर दिया जाता है नए फॉर्म में, और उसको मतलब यूजफुल बनाया जाता है ह्यूमन के यूज के लिए, इसीलिए वो सेकेंडरी हो गया। और ये जो एक्टिविटीज होता है सो प्रायः फैक्ट्री में, छोटी इंडस्ट्रीज में, घर में है ना। अब जैसे हम लाख ले लिए जंगल से, लहठी बना लिए, मोम ले लिए, मोमबत्ती बना लिए है ना, स्टिक ले लीजिए, कुछ और ले लिए, अगरबत्ती बना लिए, आटा ले लिए, पापड़ ले लिए, पापड़ बना लिए, आम ले लिए, अचार बना लिए, होम में भी बना सकते हैं। और आयरन इंडस्ट्रीज सेटअप कर लीजिए है ना, बिजली प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेट्रोलियम ये कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, रबर प्लांट है। तो ये इसलिए इसको चूंकि इसमें प्रोडक्शन होता है और ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में, घर में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होता है, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्री सेक्टर्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स को है ना इंडस्ट्री सेक्टर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होता है, नए है ना जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है उसको नए फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, जिससे उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका यूज बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा टर्सरी सेक्टर। इसमें किसी प्रकार का सबसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसमें इस दोनों में प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। पहला दोनों प्रोडक्शन होगा, इसमें मतलब डायरेक्ट नेचर का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और उससे प्रोडक्ट चीज को इसमें हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का इसको नहीं फॉर्म करते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों में लिंक, जैसे अब खेत से गेहूं मशीन तक जाएगा इंडस्ट्रीज तक, और कॉटन इंडस्ट्रीज में जाएगा है ना, शुगर के इंडस्ट्रीज में जाएगा, तब ना चीनी बनेगा, और फिर वह चीनी मार्केट में जाएगा। तो इसके बीच का लिंक का काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद सामान कितना आया, कितना गया, कितना पैसा आया, उसका लेखा जोखा रखना, पैसा है उसको बैंकिंग सिस्टम में जमा करना, मजदूरों का देखभाल करने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप करना, ये सब सारी चीज़ों में। अब जैसे इंडस्ट्रीज बड़े हैं, अब वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, और इंडस्ट्री जानते हो मार्केट सबसे शहर से दूर आता है, तो वहाँ पे उनके बच्चों, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए रेसिडेंस डेवलप करना, स्कूल डेवलप करना उनके बच्चों के लिए, या कुछ मार्केट डेवलप करना, तो ये सब जो हो गया टर्सरी सेक्टर्स में आ जाता है। उस सामान को बेचना, तो टर्सरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज दैट कॉल्ड टर्सरी। These are the activities that help in the development of the primary and secondary sectors. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स है तभी ना हम खेत जोतेंगे, ट्रक है, ट्रेलर है, तब ना हम सामान को ले जाएंगे, रानीगंज झरिया से कोयला खदान से निकलेगा, तब ना उसको इंडस्ट्री में ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से ही ले जाएंगे ना। इस तरह समझे, ये टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर्स होता है। कहते हैं अब देखिए टर्सरी सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड सब टर्सरी में आ जाएगा। ठीक है, सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विस रादर देन द यूज ऑफ टर्सरी, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर्स बोलते हैं। सर्विस सेक्टर्स इसके अलावे मतलब ट्रेड के अलावे, कम्युनिकेशन का अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब देखते होंगे वाशरमैन है, बार्बर हो गया है ना, कोबलर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, बैंकर्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, सब जो है एटीएम हो गया, सब सर्विस सेक्टर्स के अंतर्गत आता है। इसीलिए देखोगे आगे इंडेक्स में सर्विस सेक्टर्स ज़्यादा डेवलप है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, देखिए इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगरकेन टू पर्टिकुलर शुगर मिल्स, द मिल विल हैव टू शट डाउन। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। वैसे तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीनों ग्रुप में बांट दिए अपने स्टडी की सुविधा के लिए, लेकिन
ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ही चलेगा। ऐसा नहीं जो हम कैटेगराइज कर देंगे तुम अलग, नहीं, जब ये अलग करेंगे तो उसका चेन टूट जाएगा, काम ही रुक जाएगा। क्या कहता है, जब हम अपने पढ़ने के सुविधा के लिए उसको बांट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रैक्टिकली यह एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे ट्रेन की बॉगी नहीं चेन अप रहती है, जुड़ी हुई है, उसी प्रकार जुड़ा हुआ है। और जब तक ये जुड़ा हुआ है तभी तक इसका काम चल रहा है, तीनों एक्टिविटीज का। जब इसमें अलगाव होगा काम करना बंद हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे बताया, अब मान लीजिए फार्मर जो है शुगर केन बेचने के लिए रिफ्यूज कर दिया, नहीं बेचेंगे हम कंपनी को। जैसे कि जानते हो दरभंगा से बहुत सारा चीनी मिल था। अब किसान को शुगर केन उत्पादन करता था, उसको पैसा नहीं मिलता था, किसान धीरे धीरे जो है शुगर केन करना छोड़ दिया। देखिए इंडस्ट्रीज बंद हो गया। अब फिर बताइए जो किसान है, अगर कोई इंडस्ट्रीज में पंप सेट नहीं तैयार होगा, ट्रैक्टर नहीं तैयार होगा, खाद नहीं तैयार होगा, तो क्या किसान जितना खेती अभी कर पाता है, जितना फसल उत्पादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इतना समझिए, अगर मार्केट में सामान बिकेगा नहीं, मार्केट नहीं डेवलप होगा, तो इंडस्ट्री सामान बेचेगा। इसीलिए ये एक दूसरे पर डिपेंड है। देखिए यहाँ पे दिस एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन द, ये 3-4 एग्जाम्पल दिया गया है। इस पे आपको इसका मतलब इसमें यही है, जैसे इसमें मैं लास्ट बता रहा हूँ, पीपुल वर्किंग इंडस्ट्रीज and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by the transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. From the rural area, food will become scarce in the urban area, where the farmer will be unable to sell their products. देखिए, एक तो मतलब किसान क्या होता है, गाँव में उपजाता है, मार्केट बेच देता है। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा कई बार होता है, क्या होगा ना, गाँव का सामान मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट का सामान गांव में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, लिंक टूट जाएगा, तो काम ठप हो जाएगा। ये प्रूव करता है कि ईच एंड एवरी सेक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब ईच अदर, दीज ऑल सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। ओके, थैंक यू। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. You'll be fine at your home and safe, and you continue in your study. तो अपने कंटिन्यू रहोगे अपने स्टडी में, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, घर में रहना है। सबसे पहले हमें इसको देखना है, उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई को भी कवर करना है। इस कंडीशन में जो पेपर कंडीशन है, इसमें सबसे बड़ी बात है हेल्दी रहना, और उसके साथ साथ अपने आप को, अपने स्टडी को आगे बढ़ाना, धीरे धीरे से आगे बढ़ाना। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था स्टैंडर्ड 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग देखे थे कि जितने भी मतलब भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, उस सबको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राइमरी, जो कि जिसमें मेनली नेचर का, पूरी तरह से नहीं लेकिन मेनली नेचर का रोल होता है, चाहे क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया ये। उसके बाद ह्यूमन तो है ही, उसका तो होना है, उसके बाद कुछ होगा, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। उसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जैसे हम लोगों ने देखा, जिससे जो पहला जो फैमिली है उसको हम नए फॉर्म में चेंज करते हैं। सेकेंडरी, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल भी बोलते हैं और प्राइमरी को एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। प्राइमरी बोलने का अर्थ ये होता है जो दूसरे किसी भी सेक्टर्स के लिए एक बेस तैयार करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आया जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लिंक का काम करता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी प्रोडक्ट्स तक पहुंचाना, मार्केट तक पहुंचाना, और फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना या प्राइमरी सेक्टर्स में भी देना। जैसे आप ट्रैक्टर बना, मशीन बना, है ना, फर्टिलाइजर बना, तो वो वहाँ से खेत में आएगा, किसानों के पास आएगा, किसान अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसको मार्केट में जाएंगे या इंडस्ट्रीज में जाएगा, वहाँ से डिफरेंट फिर अदर गुड्स बनते हैं। अब यहाँ पे नया टॉपिक आया है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। कंपेयरिंग मतलब कहने का सेंस हो गया, जो हम जैसे किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे
अब खेल है तो खेल में कंपेयर करेंगे, अब फुटबॉल है तो फुटबॉल में कंपेयर करेंगे, है ना, क्रिकेट है उसका अलग कंपेयर करने का तरीका होगा, है ना, टेनिस है उसका अलग कंपेयर करने का। उसी प्रकार पढ़ाई है तो पढ़ाई में कंपेयरिंग करेंगे, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा, उसका टेस्ट होता है। उसी प्रकार इसमें हम कंपेयर करेंगे जो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी जो सेक्टर्स है, टर्शियरी, इसमें किस सेक्टर्स में कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना जॉब क्रिएट किया जाता है, यही इसके कंपेयर करने के बेस यही होगी। यहाँ पे ये जो कंपेरिजन किया जाता है प्राइमरी सेक्टर्स तो क्लियर करता है इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स, किसी भी इकोनॉमी में एक या एक से अधिक सेक्टर्स काम कर रहा है, ठीक है, मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, कितना टोटल प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी सेक्टर्स है तो कितना क्या प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स है क्या प्रोडक्शन करता है, टर्शरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन तो नहीं करता है लेकिन सर्विस देता है, कितने लोग एम्प्लॉय है, कितना उसका इनकम है, तो कहता है जो टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, मतलब 3 सेक्टर्स में से किस सेक्टर्स में सबसे अधिक लोग एम्प्लॉय है, सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, किसका इनकम अधिक है, किसका इनकम कम है, यही कंपेरिजन करने के तरीके। समझ गए? तो कंपेयर क्यों किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने के क्या आधार है, तो मतलब प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इनकम। अब यहाँ पे आता है जो भाई इनकम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे जो अपने आसपास देखो, मतलब छोटा से सुई नेडल से लेकर के बड़े जहाज, विभिन्न प्रकार के सामान बनते हैं, ठीक है, एक छोटा पिन बनता है, बड़ा बड़ा मशीन बनता है, तो हम फिर कैसे, मतलब अब किसान गेहूं उगाता है, उस गेहूं से आटा बना, उससे बिस्किट बना, अब जैसे जैसे मतलब ये चीज बढ़ता जाता है उसमें इंटरमीडिएरी जो है ना, इंटरमीडिएट्स कहता है ना, इंटरमीडिएट्स बढ़ता जाता है। आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट्स क्या हो गया, जैसे बिस्किट बनाएगा, जिससे हम चाय बनाते हैं, अब ऐसे समझो, देखो चाय बनाते हैं तो चाय उसके लिए पहला क्या होता है, लीफ, टी लीफ, टी लीफ, क्या टी लीफ से चाय बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब उसके बाद उसमें क्या देंगे हम, क्या, तो वाटर चाहिए, हाँ, अरे जनरली चाय सही नहीं, स्पेशल चाय, वाटर, तो मान लो चलो मिल्क, शुगर, ठीक है, और उसके बाद फ्यूल, फ्यूल भी तो चाहिए, फ्यूल, इतनी चीज से चाहिए। तो अब क्या करता है, अब देखिए प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन क्या रहेगा, हम अब चाय पत्ती का दाम जोड़ेंगे, वाटर का दाम जोड़ेंगे, मिल्क का दाम जोड़ेंगे, शुगर का दाम जोड़ेंगे, फ्यूल का दाम जोड़ेंगे, इस तरह हम सबका अलग अलग दाम, इसको वैल्यू क्रिएट, मतलब इसका वैल्यू कर देते हैं, है ना, वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ₹10 है ना, इसमें खर्च हुआ, है ना, इसमें मान लो ₹2 खर्च हुए, सपोज करो, है ना, इसमें मान लो ₹10 खर्च हुए, इसमें भी, ठीक है, और 10 में इसमें भी 20 का तो ₹20 खर्च हो गए, इसमें भी मान लो ₹15 खर्च हो गए, और फिर में भी मान लो ₹5 खर्च हो गए। तो इस तरह टोटल कैलकुलेशन हो गया 10 to 12, 32, 47 और 52 ₹52 टोटल हो गया। अब हम जो देखिए ये फाइनल प्रोडक्शन हो, इसमें ये जो 52 हो गया ना, यही इसका फाइनल प्राइस हो गया। अब इसको हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, है ना, बार बार इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसी अब ये कोई जो हम चाय बताते, सपोज करो हमारी, है ना, चाय की दुकान है ना, चाय की दुकान आजकल बहुत ही अच्छा है, चाय का दुकान बना लो, करोगे ना, तो मतलब ये वगैरह प्रधानमंत्री बनने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है ना, नहीं समझे, इसीलिए हम चाय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो मतलब प्रधानमंत्री है बनने का चांस रहता है। तो मान लीजिए हम जो चाय बेच रहे हैं, तो क्या हम इसको इस वक्त करेंगे ना भाई, हम सपोज कीजिए ₹10 कप बना, 10 कप में हम तैयार किया, ये ₹50 से हमने 10 कप चाय तैयार किया,
अब अगर हम 5 रुपये बेचेंगे तो 50 रुपया हो जाएगा, तब तो मेरा लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 रुपये बेचेंगे तो 60 रुपया, यानी 8 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 60 रुपया हुआ जो हम कब में फाइनल कंज्यूमर पास जाएगा है ना, 10 × 6 = ₹16, यही फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल कैलकुलेशन हो गया इसमें। तो ये गिलास भी तो खरीदेंगे, कब भी तो एक बार खरीदेंगे, उसमें तो कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा ना, ये है तो कब बार बार नहीं खरीदेंगे, लेकिन है ना, मान लीजिए टूटेगा तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरह हमने ये फाइनल प्रोडक्ट्स का मतलब कैलकुलेशन कर। उसी प्रकार बिस्किट कोई कंपनी बनाती है, ठीक ना, या जो भी चीज बनाती है, उसमें जो भी चीज लगता है बिस्किट में, अब आटा लगेगा, तो आटा लगेगा तो अब यहाँ पे से हम व्हीट का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि व्हीट किसान से खरीदा गया। अब व्हीट तो बिस्किट बनाएगा तो आटा नहीं बनाएगा, और जो आटा बनाएगा वो गेहूँ तो नहीं उगाएगा, तो किसान से गेहूँ खरीदा, गेहूँ खरीद करके वो आटा बनाया, बिस्किट कंपनी आटा खरीदेगा। तो बार बार हम गेहूँ को कैलकुलेट करेंगे, फिर आटा कैलकुलेट करेंगे, फिर बिस्किट में जो ऑयल लगा, शुगर लगा, है ना, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो नहीं, हम फाइनल प्रोडक्ट्स बिस्किट का ही कैलकुलेशन करेंगे, समझे। यानी कि किसका कैलकुलेशन क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब कंपेरिजन क्या होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू जो भी यहाँ पे क्लियर किया है, इट मेक्स सेंस ओनली द इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स और सर्विस का ही कैलकुलेशन होता है। अब जैसे क्यों क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, देखिए सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखिए यहाँ पे, हाउ डू यू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन सोसाइटी। तो हम कैसे काउंट करेंगे, तो हम काउंट करते हैं जो मतलब वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विस फॉर टोटल प्रोडक्शन बाय फाइनल गुड्स, बाय कैलकुलेटिंग द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करके हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे किसान गेहूं उगाया ना, तो किसान उसमें पानी सींचा, खाद दिया, हल जोता, 1 एकड़ में गेहूं किया, 1 एकड़ में गेहूं करके वो देखा जो प्रोडक्शन हुआ, सब सारा हिसाब जोड़ दिया, भाई खाद में फर्टिलाइजर में कितना लगा, इरिगेशन में कितना लगा, ट्रैक्टर फ्लाइंग में कितना लगा, थ्रेशरिंग में, सारे को कैलकुलेशन करके 1 एकड़ में जो उसका प्रोडक्शन हुआ उसमें देखेगा तो अभी जो मार्केट में जो उसका वैल्यू है गेहूं का, उससे वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अब उसके बाद देखेगा जो हमारा वैल्यू क्या आया, हम लॉस में गए कि प्रॉफिट में गए, ठीक है। तो फाइनल गुड्स का कैलकुलेशन किया जाता है। फाइनल गुड्स का क्यों, तो फाइनल गुड्स में सारी चीजों का दाम आ जाता है। अब इस बुक बना रही है, बुक देखिए, तो बुक में से पेपर, अब पेपर कोई कंपनी बनाया होगा, बुक फिर वो बुक वाला खरीदा होगा उसको, फिर उसमें प्रिंटिंग क्या होगा, कवर लगाया होगा, तो सारी चीजों को जोड़ करके बुक का दाम रखा होगा। तो फाइनल गुड्स में क्या होता है, सारे इंटरमीडिएट्स, मतलब इंटरमीडिएट मतलब जो कुछ भी वो सामान बनाने में, जैसे हम चाय बनाए ना तो चाय का ये इंटरमीडिएट्स हो गया, बिस्किट बनाए तो बिस्किट का इंटरमीडिएट्स क्या हो गया, फ्लोर, आटा, है ना, शुगर, ऑयल, लेबर कॉस्ट, सब सारी चीज हो गया, तो इंटरमीडिएट्स हो गया। यहाँ पे कहता है इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप, देखिए कैसे, intermediate goods are used up in the producing final goods and services. The value of final goods already includes. क्यों हम फाइनल गुड्स को ये करते हैं, फाइनल गुड्स का क्यों कैलकुलेशन करते हैं, क्यों लिखोगे फाइनल गुड्स कैलकुलेटेड since it includes, है ना, the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. फाइनल गुड्स बनाने में जो भी चीज लगा उस सारा का दाम उसमें कैलकुलेट होता है। और हम कैलकुलेशन जो करते हैं वस्तु को काउंट करके नहीं करते हैं, उसके वैल्यू को करते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी को नहीं हम काउंट करते हैं, उस क्वांटिटी को हम रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं और वही उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट्स वुड हैव बीन इंक्लूड्स इन फाइनल गुड्स, इसीलिए फाइनल गुड्स को। अब आता है जीडीपी। अभी आप लोग देखो जो अभी जो कोरोना वायरस का जो ये वैश्विक ये है डिजास्टर है, वर्ल्ड लेवल का डिजास्टर, तो उसमें हमारे देश के जितना भी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जितना भी चीज देश में बनता है, सब जितना भी चीज बनता है उसके टोटल का वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है।
यानी हम जो देश में उत्पादन किए उस पूरे चीज का कितना वैल्यू हुआ, और ये वैल्यू बार बार बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट होगा, तो फाइनल गुड्स से। अब जैसे देश में गेहूं का उत्पादन हुआ, अब गेहूं कितने जमीन पे किया गया, उसमें क्या खाद लगा, क्या बीज लगा, तो कितने जमीन पे कैलकुलेट कर लिया गया, और फाइनल गुड्स में कितना प्रोडक्शन हुआ गेहूं का। अब उसको जो फाइनल जो भी प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वैल्यू होगी। कोई कंपनी कार बनाती है, तो कार बनाएगी तो कंपनी कार बनाती है, वो उसमें शीशा का यूज होता है, वो बनाएगी क्या, टायर का यूज होता है, वो बनाएगी क्या, रबर का, बहुत सारे चीज़ का यूज होता है, तो सारी चीज़ों को अलग अलग जगह से खरीद के लाती है और उसके असेंबल करके कार बनाती है। अब वो जो कंपनी कार बनाई ना एक फाइनेंशियल में, उसका वैल्यू कैलकुलेट होगा, वह उसका प्रोडक्शन होगा। इस तरह पूरे देश में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, हाँ इसमें कुछ एक्टिविटीज छूट भी जाती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई टोकरी में लेके सब्जी बेच लिया, कोई उसका उतना कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम हर कुछ का कैलकुलेशन करें। और वो कैसे होगा, तो वो चीज़ मतलब गवर्नमेंट के नज़र में रहे, वो आदमी क्या काम करता है वो गवर्नमेंट यहाँ रजिस्टर्ड रहे, उसका नाम एंट्री रहे, जिससे लोगों को पता चले गवर्नमेंट को भाई यहाँ पे इनकम होता है, इससे हमारे देश का ये वैल्यू है। समझ गए। अब आगे आता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर द ईयर। बोले थे क्या कहता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का हर सेक्टर, जैसे हम प्राइमरी सेक्टर में गेहूं उत्पादन किए, चावल धान उत्पादन किए, पल्स उत्पादन किए, तो जो हमारा प्रोडक्शन हुआ एक फाइनेंशियल में उसको रुपीज में कन्वर्ट कर देना है। रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जो प्राइस है उसकी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वैल्यू हो गया, यही फाइनल गुड्स। अब यही जो है, अब ये तो हो गया मतलब एक सेक्टर्स का, और ये पूरे सेक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है, समझे, ये पूरे सेक्टर्स का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में क्या उत्पादन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या उत्पादन हुआ, और सर्विस में क्या उत्पादन हुआ। सर्विस में मान लीजिए सर्विस में क्या उत्पादन हुआ, सर्विस में हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम जो अर्निंग कर रहे हैं, मेरा वैल्यू वही हुआ मेरा वैल्यू। एक साल में जो हमने अर्निंग किया उसको कैलकुलेशन हुआ, वही मेरा इनकम हुआ, वही वैल्यू हुआ। तो ये तीनों को जोड़ करके वह देश का जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। और ये जीडीपी जिस देश का जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा, समझिए देश उतना अधिक डेवलप या बिग या उसका इकोनॉमी उतना स्ट्रांग होता है। इंडिया, देखिए इंडिया इज द मेजर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात क्या है, जो कुछ जैसे मान लीजिए एग्जाम में कुछ भी होता है, जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन मतलब क्यों होता है, जो भाई बोर्ड को पता चल गया कि भाई इतने बच्चे रजिस्टर्ड हो गए 9th में, मतलब अगले साल में 10th में एग्जाम में, उसी के हिसाब से प्लान बनाता है। और वैसे अगर नहीं होगा, चला जाएगा सीधे एग्जामिनेशन हॉल में, आज से एग्जामिनेशन सब, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है जो हमको है ना सबका रजिस्टर्ड, कोई फल बेचने वाला है, कोई मतलब घूम घूम के सामान बेचने वाला है, वो भी अपना दे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। तो भारत में जो है जो ये बहुत बड़ा मेहमत, मतलब बहुत एक मेहमत मतलब होता है विशाल का काम है, लेकिन इसके लिए डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सांख्यिकी डिपार्टमेंट, जिसका काम है वही होता है, वो कुछ नहीं होता है, उसका काम ही होता है काउंटिंग करना, समझे। उस डिपार्टमेंट का काम ही होता है, हर राज्य में, हर जिला में उसका ऑफिस होता है, वह राज्य है ना, वह जिला में हर जिला से उसका डिपार्टमेंट जो है सो वो काउंटिंग करता रहता है, मतलब रिकॉर्ड लेता रहता है, उससे रिगार्डिंग जो ऑफिस है, कहीं मतलब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उससे आदमी क्या उसका काउंटिंग क्या, भाई आपके यहाँ क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या ये हुआ, कहीं मतलब आप किसान है, किसान के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन किसान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उससे लेगा भाई तो बताइए
आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में कितने जगह में, कितने एकड़ जमीन में खेती बाड़ी शुरू हो रही है, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका डेटा बताइए। तो ये कहते हैं यहाँ पे हेल्प द वेरियस गवर्नमेंट्स, है ना, ये यहाँ पे देखते हैं अंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी इज अंडरटेकन। देखते हैं ये याद रखिएगा, इंडिया मेंबर का मेजर जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब डिफरेंट मदद से, डिपार्टमेंट की मदद से ये कैलकुलेशन का काम करता है। ये डिपार्टमेंट जिसका नाम है सांख्यिकी, है ना, नाम ये संख्या का अंकन है। अब हिस्टोरिकल चेंजेस सर्विस, अब यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे शायद हम लोग 8-9 में पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग कुछ ऐसे याद है जो भारत में 80% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, लेकिन आज प्राइमरी सेक्टर्स पे आज क्या है, तो लोग उनकी संख्या कम हो गई। तो ये यहाँ बता रहा है जो हिस्टोरिकल चेंजिंग इन सेक्टर्स, मतलब धीरे धीरे जो प्राइमरी सेक्टर्स से लोग सेकेंडरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्टर से लोग टर्सरी सेक्टर्स में। अब जैसे क्या होता है, अब एक बता देते हैं, मान लीजिए हम किसान हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हो सकता है हमारा बच्चा या आप कल करके जब आप किसान के बेटे हैं तो हो सकता है कल जाकर आप डॉक्टर बन जाए, तो आपका सेक्टर चेंज हो गया। जो आपके पिताजी प्राइमरी सेक्टर्स में काम कर रहे थे, आप सर्विस सेक्टर्स में, ठीक है। और आगे हम फिर बताएंगे कैसे हिस्टोरिकल ये चेंजिंग हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम कल बताए थे, ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया गया था ना, कंप्लीट द एबव टेबल। ये टेबल का इंटरडिपेंडेंसी, कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर इंटरडिपेंडेंस है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स यूजिंग एग्जांपल। डिफरेंस देना है, प्राइमरी सेक्टर्स का कुछ एग्जांपल दे देंगे, तो प्राइमरी सेक्टर्स सेकेंडरी सेक्टर का कुछ एग्जांपल देंगे। इसमें मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है, नया चीज़ बनाया जाता है, टर्सरी में सर्विस दिया जाता है। वैसे फिर यहाँ पे आपको दिया है, इसमें से चुनिए क्या प्राइमरी सेक्टर्स है, क्या सेकेंडरी सेक्टर्स है, क्या टर्सरी सेक्टर्स है। फिर यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपका, जैसे यहाँ पे मैं अब बता रहा हूँ हिस्टोरिकल चेंज। तो एज द मेथड्स ऑफ द फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर, ठीक है। जैसे जैसे किसान खेती करने के तरीके होने लगे, मेन क्या होता है, किसान का खेत में फसल होता है, उसका इनकम अच्छा हुआ तो अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया, है ना। कोई रिक्शा पुलर है, आप सुनते होंगे, कोई पेपर बेचने वाले हैं, कोई मजदूरी करने वाले हैं, और वो बच्चे को आप शायद 9th में पढ़े होंगे साइकिल और ये वाला, जिसमें उसके पिताजी उसको पढ़ा कर मतलब किसी तरह दिक्कत से उसको पढ़ाए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो देखिए उसका सेक्टर चेंज हुआ। अब देखिए होंगे, सुनते होंगे गांव में भी, समाज में भी, जो उसके पिता ये थे और देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। तो इस तरह सेक्टर चेंज होता है। मतलब कैसे होगा, तो एक सेक्टर जैसे ही मजबूत होगा तो निश्चित ही दूसरा सेक्टर डेवलप होगा, फिर दूसरा सेक्टर जैसे ही मजबूत होगा निश्चित ही तीसरा सेक्टर डेवलप होगा। मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो निश्चित वहाँ पे मार्केट खुलेगा, कुछ दुकानें खुलेंगी। जैसे स्कूल खुला कहीं पे तो निश्चित वहाँ अगल बगल 2-3 दुकान स्टेशनरी की खुल जाएगी, 2-3 दुकान जो शॉप्स हैं स्नैक्स के खुल जाएंगे। तो टर्सरी सेक्टर डेवलप इस तरह होता है, एक सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे दूसरे सेक्टर डिपेंड होता है। तो कहता है यहाँ पे एज द मैटर्स ऑफ फार्मिंग चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड एंड बिफोर मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप देयर एक्टिविटी, है ना, नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। There were increasing number of craft person, traders, buying and selling activities. Increase meaning कहता है आवश्यकता, नेसेसिटी। अब जैसे किसान खेती कर रहा है, किसान खेती कर रहा है तो उसे देखिए, उसे अनाज रखने के लिए टोकरी चाहिए, आज मतलब सैक चाहिए, बोरा चाहिए, ड्राम चाहिए, या पहले खुरपी चाहिए, कुदाल चाहिए। तो वो काम करने वाले जैसे ही लोग अधिक किसानगिरी करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेंगे किसान को, क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना भाई। आज मान लीजिए ट्रैक्टर बढ़ रहा है, ऑटो बढ़ रहा है, ट्रक बढ़ रहा है, तो उसको चलाने वाले ड्राइवर भी चाहिए। देखिए सेक्टर बदल रहा है। अब कोई किसान देखा जो भाई मान लीजिए पढ़े होंगे, डिस्गाइज 9th में आप लोग याद होगा,
जो एक खेत में 1 हेक्टेयर जमीन है और उसमें 5 आदमी काम कर रहा है, 3 हेक्टेयर जमीन है, 5 आदमी काम कर रहा है, जबकि 2 आदमी उसमें से हट भी जाएगा, 3 आदमी, तो उसके प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। तब वो 3 आदमी क्या करेगा, हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दे, बाहर जाके, मतलब कोई भी ऑटो चलाना शुरू कर दे, बस चलाना शुरू कर दे, ठीक ना। इस तरह उसका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो निश्चित ही वो चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़े, बच्चे पढ़ेंगे तो वो चाहेगा कि हम कुछ अच्छा जॉब करें, वो नहीं कभी नहीं चाहेगा। ऐसे तो मतलब उसकी अपनी सोच है ना, लेकिन वो चाहेगा कि हम कहीं किसी ऑफिस में, कोई टर्सरी से, कोई बैंकिंग सेक्टर्स में, कोई और भी दूसरे जो सर्विस हैं उसमें जाए काम करने के लिए। जैसे कि जानते हैं टर्सरी सेक्टर्स का बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि हर आदमी चाहे गरीब हो या अमीर हो, गरीब है तो एक ही कपड़ा पहनेगा, अमीर है तो 100 पहनेगा, लेकिन कपड़ा तो पहनेगा ना, तो वो कपड़ा खरीदेगा ना, है ना। गरीब है, ठीक है ना, तो पाँव पैदल चलेगा, साइकिल से जाएगा, ऑटो से जाएगा। अमीर है तो कार से जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरह एक सेक्टर जैसे ही डेवलप होगा, दूसरा सेक्टर्स निश्चित ही होगा। तो ये बता रहा है जैसे जैसे किसान प्रोस्पेरस होते हैं तो लोग को टाइम मिलता गया, और वो टाइम दूसरे एक्टिविटीज में, है ना, क्राफ्ट्स में। अब जैसे देखो कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, कबलर हो गया, पॉट मेकर हो गया। अब क्या हो गया, पॉट मेकर है, मिट्टी ले करके विभिन्न प्रकार के दीप ये सब बना लेता है, तो सेकेंडरी सेक्टर्स हो। बार्बर सैलून चला लेता है, टर्सरी सेक्टर्स हो गए। टेलरिंग करना, टर्सरी सेक्टर्स हो, सर्विस दे रहा है। नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन। अब क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्मी एक्सेट्रा, कोई पुलिस का जॉब किया, कोई आर्मी का जॉब चलेगा, कोई ऑफिस में काम करने लगा, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करने लगा। इस तरह विभिन्न सेक्टर्स में चेंजिंग आते गए। अब आगे हम आते हैं, ओवर लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। न्यू मेथड्स had introduced, factory came up and they started expanding. Those people who had earlier worked on the farm now began to work in factory in large number. People began to use many more goods that were produced in the factory at cheap rate. Secondary sectors gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. That means that importance of the sectors had changed. अब देखिए ना, आज कहीं आप पाँव पैदल, हम लोग को याद है 1.5 किलोमीटर स्कूल था, पाँव पैदल जाते थे। आज बगल में 150 मीटर की दूरी पर है तो बच्चा कहता हमें साइकिल चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट कैसे है, तो मतलब समझता है उसके पापा के पास, उसके पेरेंट्स के पास क्षमता है, चलिए कोई बात नहीं, दे देता है। तो देखिए बुक्स है, कॉपी है, किताब है, स्कूल डेवलप होगा, कॉपी किताब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आज देखो डिजिटल जो हो रहा है ये, उसमें क्या होता है, मोबाइल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मुझे जैसा लग रहा है बहुत सारे मोबाइल इस बीच में लोग खरीदे होंगे बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो देखिए इस तरह चेंजिंग होता है, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता है और एक सेक्टर प्रोस्पेरस होता है, लोग दूसरे मतलब कामों की ओर देखता है। इस प्रकार बढ़ा है जो मतलब ये जैसे हम एक सेक्टर कैसे कहते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंज सेक्टर। तो हिस्टोरिकल चेंज कैसे होगा, तो सिंपल तरीका बताना है, जो जैसे एक सेक्टर एज वन सेक्टर्स इंप्रूव्ड या प्रोस्पेरस, अदर सेक्टर्स विल बी डेवलप। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिया जाएगा, जिस डेटा के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर देख रहे। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है उसको, है ना, व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज indicate about the shift that have taken place between sectors। तो क्या होता है, कहता है what does the history of developed countries। अब जैसे आज मान लीजिए जैसे इंग्लैंड में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जे वहाँ भी उसी तरह जैसे तकली काटा जाता था, चरखा काटा जाता था, है ना, सूत काटा जाता था, लोग जगह जगह से सामान लाते उसको असेंबल करते थे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे लंदन को बोला जाता था प्लेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स वहाँ पर होता था। लेकिन जैसे जैसे मशीन आया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, अब उस काम को एक मशीन जितना 100 आदमी करता था, अब वो मशीन एक जगह सारा काम कर लेता है।
इससे क्या हो गया, लोगों को पास समय मिलता है। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर ये चीज़ बता रहा हूँ, जो 5 आदमी था, है ना, अब कोई काम नहीं, तो सब चला गया खेत में काम करने के लिए, लेकिन उसको कोई काम मिल गया। अगर वो 2-3 आदमी हट भी गया तो उसके प्रोडक्शन में कोई असर नहीं हो गया, लेकिन क्या हो गया, काम उसको बढ़ गया, काम उसको मिल गया, उसका इनकम बढ़ा। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगा, देखिए जैसे ही भी इनकम बढ़ेगा तो लोग अधिक से अधिक सर्विस लेना चाहेगा, है ना। क्या होता है, सर दर्द करता है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठंडा तेल ले लो माथा में। वहीं आपके पास पैसा है, नहीं नहीं, अरे सर दर्द कर, चलो चलो डॉक्टर के पास, आप सर्विस लेंगे। आपके पास पैसा है, नहीं नहीं, आपको यहाँ से 200 मीटर दूर जाना, ऑटो रिक्शा पकड़ लेंगे। पैसा नहीं है, ए हम बड़का बहादुर है, हम रिक्शा नहीं पकड़ते, हम पैदल चले जाए। क्यों, बहादुर नहीं है, जेब आपका बहादुर नहीं है, इसलिए बहादुर दिखाते हैं। समझ गए। आज लॉकडाउन है, क्या क्यों लोग इतना परेशान है, फर्स्ट क्लास तो छुट्टी है, बच्चे तो हमेशा छुट्टी को अच्छा लगता है ना, लेकिन आज क्यों परेशान है, लॉकडाउन में जेब डाउन हो गया ना, पॉकेट डाउन हो गया। लॉकडाउन रहेगा, पॉकेट अगर अप रहे तो लॉकडाउन का क्या आपको फर्क नहीं पड़ता, रहेगा साल भर के लिए लॉकडाउन है, पॉकेट अप रहे, इसीलिए लॉकडाउन लोग को टेंशन क्रिएट करता है। नहीं तो कितना अच्छा है, घर में बैठे रहो, तुम खाते रहो, वहाँ मलाया आराम से पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे ही एक सेक्टर इंप्रूव करेगा, सर्विस लुक लेगा। आज बिजली हो गई घर में, मोटर आ गया लोग के, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, टीवी, कूलर, सब में क्या है, सर्विस है। आज आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। प्लम्बर क्या होता है तो लोग जान जाता है, चापाकल होता है, अपने से नट बाल्टी का सा वासा लगाया, चला गया, कहानी खत्म। आज प्लम्बर है, यानी कि सर्विस बढ़ता है, तो ये ठीक है। Correct the arrange the important aspects calculating GDP. Correct and arrange the important aspects of calculating GDP from the jumble. यहाँ पे जो मतलब कैसे होता है, GDP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल गुड्स, प्राइमरी सेक्टर्स का फाइनल गुड्स। अब जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में मिनरल कितना उत्पादन किया गया, कितनी वैल्यू का, है ना, अनाज कितना उत्पादन किया गया, नहीं कहता इतना लाख मेट्रिक टन अनाज उत्पादन हुआ, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू फाइनल गुड्स को ये करके कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1971 में। देखिए यहाँ पे जीडीपी बाय द प्राइमरी सेक्टर्स एंड द टर्सरी सेक्टर्स, ये देखिए रुपया में है, ₹3 करोड़, है ना, कितना है 500,000 करोड़। तो देखिए यहाँ पे 1971 में मतलब सारा तीनों सेक्टर्स मिलाकर के भारत का जीडीपी 500,000 करोड़ रुपया भी नहीं था। और आज मतलब देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ से ऊपर तीनों सेक्टर्स मिला के। अब देखेंगे इस डेटा में तो मतलब प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर दिखता है प्रोडक्शन का, सेकेंडरी सेक्टर्स कम और टर्सरी सेक्टर्स थोड़ा सेकेंडरी से अधिक। लेकिन मतलब लगभग 30 से 40 वर्ष 40 ईयर्स में टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर बन गया, टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर बन गया और सेकेंडरी सेक्टर्स भी डेवलप किया, बहुत डेवलप किया। और प्राइमरी सेक्टर्स, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर्स तीनों सेक्टर से अधिक प्रोडक्शन करता था वह प्राइमरी सेक्टर्स तीनों सेक्टर से मतलब अब कम में, तीनों में कम आ गया। देखते हैं इसका प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोग देखोगे, आपके सीनियर भाई बहन पढ़े होंगे, देखो इस बार के बोर्ड क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा, जब यही क्वेश्चन वाई, तो मैंने टिक भी लगा हुआ था, क्वेश्चन मैच किए थे, वाई इज द टर्सरी सेक्टर्स बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे कारण बता रहा है, अभी कोई जरूरी नहीं है पिछले साल पूछे इस बार पूछे, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक से, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, देखिए ये क्वेश्चन दिया जो वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स आर सर्विस कैलकुलेटेड, हो सकता है पूछ देगा। सोशल साइंस में एक चीज बता सुन लीजिए, मैं दावे से कर सकता हूँ, आप कुछ इधर उधर मत भटकिए, बुक को पढ़िए, है ना, हनुमान चालीसा या जो भी चालीसा उस तरह एक बार करके पढ़ जाइए, कुछ नहीं, ऐसे पढ़ जाए तो याद हो जाए,
3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे, निश्चित कुछ ना कुछ समझो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो पहला, क्यों टर्सरी सेक्टर्स? बोले सर टर्सरी सेक्टर इतना क्यों डेवलप किया? तो टर्सरी सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर्स है बेटा, जैसे बीमार सब पड़ेगा, देखो तो गोली तो खाएगा ना, हाँ, कपड़ा सबको चाहिए, नहीं चाहिए? आजकल घर में हम लोग एडवांस हो गए, स्टैंडर्ड हो गए ना, सो कर उठेंगे तो चाय तो पिएंगे। दुकान, सब जगह जगह दुकान है, चाय का सर्विस दे रहा है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, नहीं है, मार्केट है, विभिन्न प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन है जी, ठेला गाड़ी में पहले बैलगाड़ी पर बैठने के लिए हम लोग दौड़ते थे, बैलगाड़ी में बैठने के लिए, जैसे ही बैलगाड़ी देखते थे दौड़ जाते थे, अरे दौड़ो दौड़ो बैलगाड़ी, है ना? आज कार पर भी नहीं देखते दूर, है ना? तो कार में बैठेगा तो शौक होता है, लेकिन वही बता देंगे पॉकेट अप रहेगा तब ना, तो हमें बहादुरी दिखाएंगे, हम पाँव पैदल जाता हूँ, कार से नहीं जाते, अलग बात है। लेकिन ये चीज फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, देखिए स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, मास्टर साहब, नहीं भी कुछ आएगा, किसी भी गाँव में जाएगा, 10 तो बच्चा को तो पढ़ाएगा नहीं, हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, है ना? तो पोस्ट जैसे जो आज टेलीफोन आ गया, मोबाइल हो गया, है ना, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, आर्मी, ट्रांसपोर्ट, यातायात, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रिक्वायर्ड फीस कैन बी कंसिडर्ड अ बेसिक सर्विस, जो आधार है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, इसका इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये कारण हो गया, क्यों टर्सरी सेक्टर? तो टर्सरी सेक्टर इज द बेसिक सर्विस, जो है मतलब प्रोवाइड करने वाला चीज, हॉस्पिटल, एजुकेशन, है ना, उसके बाद कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये एक बेसिक सर्विस देता है जो सबको रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसीलिए इसमें अधिक काम करने वाले लोग हैं। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सर्विस दीजिए और डायरेक्ट कैश होता है, इसमें कैश का ही उत्पादन होता है, इसमें गुड्स का उत्पादन नहीं होता है, इसमें मनी का उत्पादन होता है। सर्विस के बदले में आपको पेमेंट किया जाता है, आपको हम पढ़ाते हैं, उसके बदले में आपको भी पैसे देते हैं, सीधा सा। सेकेंड, दूसरा कारण बता रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरी बात क्या हो गया, क्या बताया? एक तो ये सेक्टर बेसिक है, कुछ सर्विस है जो सबको चाहिए ही चाहिए, इसीलिए वो चीज़ डेवलप होता है। दूसरा होता है, जैसे ही एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, जैसे ही इंडस्ट्री डेवलप करेगा, तो ऑटोमेटिक आपको टर्सरी सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इनकम नहीं है, और इनकम तो डायरेक्ट हम एक बार में कलेक्टर बन के नहीं करेंगे, इनकम तो हमको कहीं ना कहीं मजदूरी करना पड़ेगा, कहीं कहीं ना खेती करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही हमारी कंडीशन इंप्रूव हो गई, हम कोई हमेशा चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। आपको बहुत ऐसे है ना, कुछ महापुरुष ही ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होते हुए भी नहीं बच्चे को पढ़ाते। महान महान पुरुष ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उसको हम रूल नहीं मानेंगे, लेकिन हर की माँ बाप की इच्छा होती है हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस। टारगेट है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड, है ना। अब मतलब जो किसान के खेत में अनाज उगेगा, आलू उगाएगा, टोमेटो उगाएगा, तो क्या करेगा, उसको स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज। जानते हैं आलू एक बार होता है और साल चलता रहता है, आलू का फसल एक ही बार साल में होता है, तो किसान क्या करता है, उसको कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज देखिए डेवलप हो। ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर वुड बी डिमांड ऑफ द सर्विस। जितना सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर डेवलप करेगा, उतना टर्सरी सेक्टर का डिमांड होगा। तीसरा कहता है, एट इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विस। क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ेगा, है ना, पहले लोग गर्मी लगती थी तो 5 रुपया पंखा लेकर खरीद लेकर के ऐसे ऐसे करता रहता था, है ना। विद्याधन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पौन, पौन मतलब हवा। लेकिन आज पंखा डुलाने की जरूरत नहीं, स्विच ऑन करो तो ले लगेगा अपने आप। 5 रुपया में पंखा कहाँ,
1,000-1,500 रुपये इनकम है तब ना। जैसे इनकम बढ़ेगा तो सर लोग डिमांड करता है। कैसे डिमांड करता है? तो पैसा है तो चलो आज है ना होटलें में खा लेते हैं, रेस्टोरेंटे में खा लेते हैं, पिकनिकें मना लेते हैं, कहीं घूमने ही चले जाते हैं, टूरिस्ट डेवलप होगा, होटल डेवलप होंगे, है ना। इस तरह के जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आज से 89-90 ईस्वी में कहाँ एक तो दरभंगा में प्राइवेट स्कूल था जी। आज देखो सरकारी स्कूल से हमको लगता है कुछ दिन में शहर में प्राइवेट स्कूल अधिक हो जाएगा। वो जब वहाँ जानते हैं गार्जियन, पैसों लगता है, बातों करने का पैसा लगता है, किताबों का पैसा, ड्रेसों का पैसा, एग्जामिनेशन का पैसा। अब जब सरकारी स्कूल में कुछ नहीं, सब कुछ फ्री, साइकिल फ्री, घड़ी फ्री, रेडियो फ्री, सब कुछ, टीवी फ्री, सब कुछ फ्री देता है, तभी बच्चा को नहीं भेजते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखो, तो ये कहने का मतलब हो गया शॉपिंग मॉल, देखिए मॉल, तो ये सब चीज जैसे ये होगा। चौथा कारण बताया है, तो 4 कारण बताए यहाँ पे, है ना। चौथा बताता है फोर्थ ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स और सर्टेन न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, है ना। दूसरी बात है जो चौथा चीज आया, जो मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ ना, उसमें से कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर, मोबाइल, ये सब, ये भी सर्विस क्रिएट किया। ये सब सर्विस सेक्टर्स है। इस तरह हम लोगों ने देखा जो टर्शरी सेक्टर्स में कंपनी बना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कल, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड। ओके, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो क्लास 10, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, ये मेरा होप है, ये मेरा विश है, ये मेरा प्रे है गॉड से। और आप लोग अपने स्टडी में अच्छे ढंग से लगे होंगे। एट ऑफ कंडीशन थोड़ा मेंटली इसमें स्ट्रांग होना है ना, क्योंकि घर में रह करके आपको पढ़ना है, तो मेंटली स्ट्रांग होना है आपको। तो मेंटली स्ट्रांग अगर आप हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, समझ रहे ना। अरविंद पुरुषोत्तम स्वामी शेखर, क्या स्वामी शेखर पढ़ते हो कि नहीं कुछ? अरे भाई बोलो, ठीक है ना, पढ़ो, ठीक है, अच्छा है, चांस पढ़ते पढ़िए। दिक्कत होता है वो कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में जैसे कि पढ़ रहे थे, सेक्टर्स के बारे में पढ़े, जो पूरे हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद हम लोग देखा तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। अब उसके बाद देखा गया यहाँ पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में कंपेयर किया। तो कंपेयर करना मतलब क्या, कि कौन किस, है ना, कंपेयर जो कर रहे हैं ये, है ना, ये जो देखो, ये जो है डिवीजन काम का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, है ना, समझे कि नहीं, काम क्या था, किस प्रकार का काम हो रहा है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिवीजन हो रहे हैं, किस प्रकार के काम हो रहे हैं, समझ गए। तो इसमें हम लोग देखें जो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर्स का आज से 40 वर्ष पहले, है ना, समझे कि नहीं, 50 वर्ष पहले जो 1971 या 2 में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो है सो ये था, यहाँ पे दिखाया गया इतना इनकम था उसका। और लेकिन फिर 2011-12 का दिखा रहा है, ठीक इसके 40 ईयर्स के बाद का, उसमें दिखा रहा है जो टर्सरी सेक्टर्स बढ़ा, सेकेंडरी भी बढ़ा और प्राइमरी भी बढ़ा। अब यहाँ पे आता है जो टर्सरी सेक्टर्स क्यों बढ़ा, तो मैं इसमें 4 कारण बताया था। जो भाई कुछ ऐसे टर्सरी सेक्टर्स हैं जो सबके लिए जरूरी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पुलिस है, कोर्ट है ना, डिफेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। तो इस सब कारण से जो है टर्सरी सेक्टर्स ज़्यादा डेवलप हुआ। दूसरा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, जैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, लोगों का इनकम बढ़ा, तो लोग जो है अपने बच्चे को किसान बाहर भेजने लगे, उनको पढ़ाने लगे, ये सब हो गया। दूसरा हो गया जो लेवल्स ऑफ द सर्टेन सेक्टर्स ऑफ पीपल दैट डिमांडिंग द मनी, जैसे इनकम बढ़ा तो लोग जो है दूसरे चीज़ों की सर्विस की मतलब डिमांड अपना बढ़ा दिए। चौथा आया जो भाई बहुत सारे आजकल नए टेक्नोलॉजी आए, कंप्यूटर आए,
और कंप्यूटर्स के कारण या बहुत सारे उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हुआ, तो इस सब से कारण है टर्सरी सेक्टर से हो पाया। अब यहाँ पे आता है जो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये तो जीडीपी की बात है। अब कहता है जो हम लोग देखो ये जो कंपेरिजन कर रहे हैं उसके बेस क्या है, कंपेरिजन करने के बेस क्या है, जीडीपी, जीडीपी है ना, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसका प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सब प्राइमरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कितने लोग एम्प्लॉयड, मतलब क्या परसेंटेज है ना, और जीडीपी में क्या हिस्सा। तो देखिए एक डेटा दिया गया है आपका शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ जीडीपी है ना। तो इसमें देखिए 1971 में आप देख सकते हैं डेटा से जो प्राइमरी सेक्टर्स का जीडीपी में सबसे अधिक शेयर था। अगर 100 रुपया गवर्नमेंट का इनकम था तो उसमें समझिए जो आपका 40% समझे कि नहीं से ऊपर प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता था और रेस्ट जो है जो आपका सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स का। लेकिन ठीक है ना, आफ्टर ये 1971 और 1972 का है डाटा और ये डाटा 2011-12 का है, लगभग 40 वर्ष का डाटा में अंतर क्या है। तो जिस प्राइमरी सेक्टर्स का जीडीपी में परसेंटेज जो था 40% से अबव था वो घट करके जो आपका 10% से अबव 20% से बिलो हो गया, मतलब लेस देन 50% का कम हो गया। और जिस है ना अब देखेंगे यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं आप जो और जो रिस्क जो हो गया आपका 80% अब सेकेंडरी और टर्सरी का हो गया, उसमें भी टर्सरी सेक्टर्स का अधिक हो गया। अब यहाँ पे आता है जो देखिए अब यहाँ पे आता है जो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितने लोग कितने परसेंट लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है। अब देखिए देख रहे हैं यहाँ पे 1971 1972 का जो डेटा है उसके अनुसार से भारत में 70% से अधिक लोग प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे और मात्र है ना 30% से बिलो लोग जो थे सो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। लेकिन ठीक 40 वर्ष के बाद का डाटा बता रहा है जो प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की संख्या कमी है। लेकिन अभी भी अब देखिए अभी भी एक चीज़ आप देखिए दोनों में कंपेरिजन कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अधिक प्राइमरी सेक्टर्स में है और परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है सो प्राइमरी सेक्टर्स का, मतलब जितना लोग एम्प्लॉयड है उसके मतलब उस हिसाब से इनकम नहीं हो पाता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कहने के लिए खेत में सब आदमी काम करते हैं लेकिन उनका जो काम करने का जो ये है ना सो मतलब क्या करेगा, 5 आदमी परिवार का है तो एक घर में 2 बैठा रहेगा 2 काम करने जाएगा, फिर पैसा तो नहीं उचित होगा तो सब आदमी चलो, जबकि वो जो एक्स्ट्रा आदमी वहाँ पे काम कर रहा है इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड। इसीलिए मतलब उससे इनकम उसकी जो खेत की जो कैपेसिटी है लोग अपने कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है तो इनकम भी बढ़ जाता है। अगर वहाँ पे 2 ही आदमी काम करता है तो क्या होता है, वो जो इनकम होता है 2 ही आदमी बढ़ता और 3 आदमी एक्स्ट्रा काम करता तो उससे उनका इनकम बढ़ता। तो ऐसी इस कारण से क्या होता है यहाँ पे जो जीडीपी में जहाँ प्राइमरी सेक्टर्स का हिस्सेदारी कम है वहीं एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर्स का हिस्सेदारी अधिक है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयड जो है सो प्राइमरी सेक्टर्स में अभी भी अधिक है, अभी भी लगभग 50% के आसपास प्राइमरी सेक्टर्स में लोग एम्प्लॉयड है, 45 to 50 के बीच में श्योर। अब यहाँ पे बताता है जो वाइट डॉट, अब ये जो चीज़ है अब बोलेंगे सर अगर मान लीजिए जीडीपी में ये बढ़ा है ना एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं बढ़ा, अगर ये एम्प्लॉयमेंट में अधिक है इसका जीडीपी क्यों नहीं बढ़ता है, उसी का आंसर यहाँ पे देखिए बताता है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर जो मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर्स एंड क्वेश्चन पूछेगा है ना परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज हाई ऑफ द विच सेक्टर्स, तो क्या बोलोगे टर्सरी, क्या बोलोगे सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर्स का लो हो जाता है। अब यहाँ पे आती है बात जो फिर तो एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर्स आ गए, अधिक लोगों को एम्प्लॉय वो दे रहे हैं तो मतलब दे रहा है लेकिन इनकम नहीं हो रहा उतना। आगे आता है व्हाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट्स आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। देखिए जितना जॉब क्रिएट सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में क्रिएट होगा उतना जो प्राइमरी सेक्टर्स पे जो भार है लोड है कम होगा,
और जैसे ही प्राइमरी सेक्टर्स में लोड कम होगा तो प्राइमरी सेक्टर्स का अपने आप मतलब इनकम बढ़ेगा। जैसे ही प्राइमरी सेक्टर्स का इनकम बढ़ेगा तो निश्चित ही टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर्स भी बढ़ावा होगा, क्योंकि लोग जब देखिए अमेरिका से क्या होता है, अब लोग कम है वहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स में काम करने वाले कम लोग हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन जो है बहुत अधिक करता है। क्यों? तो उनका सारा काम मशीनरी होता है, तो मशीनरी मशीन क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर्स का प्रोडक्शन हो गया, उसको चलाने वाला हैंडल करने वाले लोग टर्सरी सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट हो गए। यानी हमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स को डेवलप करना होगा, जॉब क्रिएट करना होगा, समझे कि नहीं, या नहीं तो प्राइमरी सेक्टर्स में ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो निश्चित ही लोग जो है अपने बच्चे को के लिए हेल्थ फैसिलिटी चाहेंगे, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन चाहेंगे, अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस चाहेंगे, बैंकिंग चाहेंगे और भी सेवा चाहेंगे। तो निश्चित ही टर्सरी सेक्टर मतलब एक सेक्टर्स के डेवलपमेंट से दूसरा सेक्टर लिंक्ड है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट ऑफ द मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 टाइम्स। अब देखिए अब क्या कैसे हुआ, देखिए if because not enough jobs were created in the secondary and tertiary, even though industrial output मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 9 गुना बढ़ा, लेकिन जॉब मात्र 3 गुना बढ़ा। ठीक है, ठीक है, टाइम्स द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप अराउंड 3 टाइम्स। द सेम apply in the tertiary sectors. Production of service sectors rose by more than 40 times. सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स का प्रोडक्शन, लोग सर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन आप बोले, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन मतलब क्या, अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमारा इनकम बढ़ता है। वहाँ प्रोडक्शन वहाँ सर्विस, हम सर्विस देते हैं। अब बैंक में कोई गया तो वहाँ पे स्टाफ है, उसको पैसा रखने का या इंश्योरेंस का, या पुलिस जो है सर्विस देती है लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, या कोर्ट जो है आपको देता है कानून की मतलब एजुकेशन जो होता है जिसमें बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी जो डॉक्टर इम्प्लॉय है ना, मान लीजिए डॉक्टर के पास गया, आपका इलाज हुआ, आप स्वस्थ हो गए, फिर अपना काम करेंगे, तो वही चीज़ से उनको जो वही प्रोडक्शन हो गया, तो इनकम टैक्स, तो ये चीज़ होता है आपका। देखिए क्या कहता है, तो टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ा, लेकिन जॉब कितना बढ़ा, सर्विस सेक्टर है ना, देखिए 5 टाइम्स, लेकिन जॉब मात्र 5 टाइम्स बढ़ा। देखिए प्रोडक्शन ऑफ secondary sectors, production of secondary sectors 14 times है ना, a job नहीं सॉरी 9 times, a job 3 times है ना। tertiary sectors में production 14 times, a job only 5 times, ठीक है, 1/3 जितना प्रोडक्शन बढ़ा उसका 1/3 जॉब बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ये कारण है जो मतलब जिस रेशियो में प्रोडक्शन उसमें जॉब नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो जॉब बनेगा तब ना, बैंक है तो बैंक वैकेंसी निकालेगा तब ना लोग अप्लाई करेंगे तो जॉब होगा। अब देखोगे है ना, टीचर का बहाली है, बैंकिंग का बहाली है, पुलिस की बहाली है, रेलवे का बहाली है, सीट है 1000 एम्प्लॉय, वहाँ पे नौकरी के लोग जा रहे हैं 10 लाख 5 लाख, आप समझिए, यानी वो आदमी को जॉब नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, कुछ तो लोग करेगा ना। तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मवेशी पालन कर रहा है, कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा है, कोई ये चीज़, फिर मार्केटिंग भी है। टर्सरी सेक्टर में तो मार्केटिंग भी आता है ना। तो आप देखिए स्कूल भी आता है, स्कूल आता है, तो जैसे किसान के बच्चे के किसान का इनकम बढ़ेगा, किसान अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उनके लिए स्कूल चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स को हम अगर डेवलप करेंगे तो निश्चित ही जो है सो और भी जॉब्स बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, तो इसका कारण क्या हो गया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन उस रेशियो में जॉब नहीं बढ़ा, जिस कारण से क्या हो गया, लोग जो है जो प्राइमरी सेक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड हो गए काम करने के लिए। लेकिन
अब वहाँ पे जो ज़्यादा डिपेंड हो गए तो काम बढ़ रहा है, जितना काम है उससे अधिक आदमी काम करने वाले हैं, तो काम बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रहा है, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, देखते हैं क्वार्टर ऑफ द मेनली इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, in contrast to this secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the production where they imply the less than half of the total. अब देखिए प्राइमरी सेक्टर्स में सेकेंडरी और में मतलब हाफ ऑफ द मतलब 50% से कम लोग इम्प्लाई हैं, लेकिन प्रोडक्शन उसका जो जीडीपी में उसका जो शेयर है 75% है, जबकि प्राइमरी सेक्टर्स में मोर देन 50% ही लोग इम्प्लाई है, लेकिन जीडीपी उनका शेयर 25% के आसपास है। अब यहाँ पे आता है जो व्हाट इज मींस दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी। क्या बोले, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो वहाँ पे जितना लोगों का रिक्वायरमेंट है, लोग शायद 9th वाला बार बता रहे याद होगा, डिसगाइड है ना, एक लेडीज का उदाहरण किया हुआ था, कांता नाम थी, जिसमें उसके पास 3 हेक्टेयर जमीन था, 5-7 मेंबर्स थे, 5-7 आदमी उस खेत में काम करते थे, जबकि अगर उसमें 2-3 आदमी दूसरा कोई काम करेंगे तो उससे कोई प्रोडक्शन में अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर वी सी पीपल आर एम्प्लॉयड बट दे नॉट अर्न, है ना, दे डू नॉट अर्न एज देयर अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के अनुसार वो अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इवन इफ मोर फ्यू पीपल्स आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, रोजगार है लेकिन वो इनकम उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए फॉर इंस्टेंस लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ unirrigated land depend only on one land growing crops like ज्वार and बाजरा, everyone is working and none is mentioned। लेकिन अब उदाहरण बताता है ये लक्ष्मी का, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और अनइरिगेटेड है, मतलब इसलिए ज्वार बाजरा, तो फसल में क्या होता है, ज्वार बाजरा होगा, इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, अब वो लक्ष्मी क्या करेगी, उस खेत में एक से अधिक बार फसल ग्रो करेगी, एक से अधिक बार जैसे ही फसल ग्रो करेगी तो निश्चित ही उसका इनकम बढ़ेगा, निश्चित इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, वह अपने अधिक से अधिक फैसिलिटी लेने पसंद करेगी, या हो सकता है उसके और मेंबर जो है कोई दूसरे काम में लग जाएंगे। मान लीजिए जो वेजिटेबल ग्रो करना शुरू करेंगे, तो कुछ आदमी अगर खेत में वेजिटेबल मतलब पेड़ को केयर करने में लगेगा, कुछ आदमी वेजिटेबल को सेल करने में लगेगा, तो जॉब यहाँ पे क्या हो गया, जॉब डिवाइड। ठीक है, तो लेबर फोर्स इस कारण से इस तरह कहता है कि हम कैसे करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं द काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट लीडिंग इन द कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव द जॉब एंड क्लियरली विजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या, कुछ नहीं करता है, बेरोजगार, उसके पास कुछ काम ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम तो है, काम करता है, लेकिन उस कैपेसिटी के अनुसार उतना अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे जो यहाँ पे जो कैसे इस चीज को हम ये करेंगे। इस चीज को करने के लिए हमें जो एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटी, उसमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के बातों को समझना होगा, कैसे करें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इरिगेशन डेवलप करेंगे, अच्छे फर्टिलाइजर, HYP सीड्स, ये सब अगर हम करेंगे, या जब ये ऐसे इरिगेशन होगा, अब क्या बोला, रेनफॉल पे डिपेंड है, ज्वार बाजरा करती है, अगर वो इरिगेशन हो सकता है तो जिस खेत में ज्वार बाजरा करती है उस खेत में हो सकता है गेहूं भी उगाएगी, उस खेत में हो सकता है वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन ये भी उगा सकती है और इसको बेच करके कैश कमा सकती है। ज्वार बाजरा वैसे भी उतना ये नहीं होता है। इस तरह हम लोग इसको जॉब को क्रिएट करेंगे। अब आता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार हम कैसे क्रिएट करेंगे।
जैसे जो डिस्गाइज्ड यहाँ पे पढ़े इसमें लक्ष्मी वाला उदाहरण में, तो कैसे हम ये करेंगे? एक तो बताया कि वहाँ पे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोल देंगे खेत में जाके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा नहीं, उसके लिए हमें इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है। गवर्नमेंट आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में जो 2 प्रकार का गवर्नमेंट को काम करना होता है, एक इंस्टीट्यूशनल और एक टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूशनल हो गया जो जमीन को प्रॉपरली मैनेज करना, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जिनके पास हजारों, है ना, सैकड़ों एकड़ जमीन है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नाम का क्या चीज़ है ही नहीं। आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में पहला लेसन में, जो लैंडलेस लेबर को क्या चाहिए, अधिक दिन काम और अधिक ये, इस तरह का लॉकडाउन नहीं, इसमें काम ही नहीं होता। तो कैसे हम रोजगार को क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे कहता है फ्रॉम द अबव, है ना, डिस्कशन यू कैन सी दैट, है ना, there continue to be considerable unemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can you increase employment? हम अब ये कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए वो लक्ष्मी का जो उदाहरण दिया हुआ है ना, अगर उसको बैंक से सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, यदि पंप सेट मिल जाए अच्छे, अब उस पैसे से क्या करेंगे? पंप सेट के लिए उसे लोन मिल जाए, है ना, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक द सेकंड क्रॉप्स व्हीट ड्यूरिंग द रबी सीजन, है ना, क्योंकि ज्वार बाजरा खरीफ फसल है ना, ज्योग्राफी पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, खरीफ फसल है, अभी का सीजन में बोया जाता है, ठीक है ना। और चूंकि गेहूँ हम ही लोग इधर अपने आप लोग इधर जितना लोग गेहूँ देते हैं, पहले नहीं होता सर, आज से 20 साल 25 साल पहले, क्योंकि इतना इरिगेशन सिस्टम पंप सेट सब नहीं था जगह जगह, तो लोग क्या करते थे, मूंग मसूर, है ना, मसूर दलहन तेलहन ये सब कर देते थे। हो गया खेत में, अक्टूबर में गए, वर्षा हुई रहती है, उसमें जो खेत में गीला वैसे बिना जोते बोते खेत में। लेकिन आज देखिए वही इरिगेशन सिस्टम से आज देखिए गेहूँ का प्रोडक्शन देखिए, है ना, पर हेक्टेयर उत्पादन में हमारा बिहार जो है, समझे कि नहीं, बहुत सारे राज्यों से आगे निकल जा गया है। हमारे बिहार में पढ़ोगे मैज मक्का खरीफ क्रॉप्स है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ मक्का जो है रबी क्रॉप्स में भी उगाए जाते हैं पूरे देश में, रबी क्रॉप में। कैसे? इरिगेशन सिस्टम के बदल, अगर इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो वह एक खेत में अब एक से अधिक फसल, अब देखिए पहले एक, अब उसके पास क्या होगा, 1-2 हेक्टेयर जमीन था, एक ही फसल होता था, नहीं, अब क्या होगा, 2 फसल होने लगा, 2 फसल होने लगा, निश्चित उसका लेबर उसको चाहिए, देखिए काम बढ़ेगा उसका, तो बस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। पहले क्या था, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन था, एक ही फसल होता था, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं, ज्वार बाजरा में गया कुछ छीट दिया, हो गया, वर्षा पे डिपेंड है, तो आइडल रहता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसको कंटिन्यू खेत में काम करते हुए रहना पड़ेगा। अब आगे देखिए, सो 2 more members of the family can be employed in her own fields, है ना। नाउ सपोज यू एंड अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल बी डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म्स, दिस विल बी लेड टू द लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विदिन द। अब मान लीजिए वो पंप सेट हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, तो अपने खेत को इरिगेट करने के बाद हो सकता है दूसरों को भी इरिगेशन कर दें, उससे भी उसका कुछ इनकम हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, अब उसके खेत में 2 क्या, अगर वो चाहेगा तो 3 फसल भी कर सकता है, तो निश्चित उसका इनकम बढ़ेगा। तो मतलब एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना। तो हमारी सरकार जो है वो भी चाहती है कि 2022 तक हम किसान की इनकम को दोगुना करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो इस तरह की फैसिलिटी लाएगा, किसान को सस्ते लोन दिया जाएगा, किसान को गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक मदद दिया जाएगा। जो किसान हम खेती करने के लिए गाँव के साहूकार और मतलब जो सूदखोर मनी लेंडर से पैसा लेता है और कर्ज के दलदल में फंस जाता है, अगर उसके पास अपना पैसा कुछ होगा, उससे जो खेती करेगा, तब उस पर प्रेशर नहीं रहेगा जो भाई हमको गेहूं को बेच करके, है ना, कर्जदार को पैसा देना है। अब वो निश्चिंत से जब देखेगा प्राइस हाई है तब जाके बेचेगा, इनकम बढ़ेगा उसका। आगे देखिए लक्ष्मी से उसके बाद इस तरह और भी बहुत सारे तरीका है। दिस मीन्स दैट
है ना, along with water you also need to provide cheap agriculture credit farmer for the farming income, है ना, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो किसान को सस्ते लोन, है ना, आजकल गवर्नमेंट है ना ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें। बोले अगर मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड से किसान लोन लेता है तो उस अगर 6 महीने के पहले अगर वो पैसा दे जाता है 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन 10,000 रुपया अगर किसी साहूकार से लोन लेता है बेटा, तो जानते हो कम से कम बहुत आपका अपना आदमी है तो 3 रुपये सैकड़ा लेगा, यानी 10,000 का 3% जोड़ लो मंथली, कितना हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया उसको पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 महीने 1800 रुपया। 1800 रुपया एक किसान के लिए बहुत ही मायने रखता है, वो पैसा उसका इंटरेस्ट में चला जाएगा। लेकिन बैंक अगर उसको 10,000 रुपया देता है तो 6 महीने के अंदर लौटा तो उसको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और दूसरी बात, गवर्नमेंट देखते हो आजकल इंश्योरेंस करती है ड्रॉट फ्लड ये सब का, ये सभी फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी हो गया है। मान लीजिए आज फसल है, किसान फसल किया बर्बाद हो गया, अब तो कहीं का नहीं रहा, तो किसान उसको कहता है आप इंश्योरेंस करवा लो अब आपके फसल का। उसका गवर्नमेंट इनपुट देती है, नहीं कुछ हुआ तो मुआवजा देती है, नहीं उतना देती है, लेकिन कुछ तो उसको आया, जिसमें जहाँ पर उसको कुछ नहीं होता कुछ तो आ गया हेल्प। तो उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे, कैनल बना, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डैम बना कर कैनल बना देती है तो अब उससे क्या होता है अनेकों खेत पटेगा। आज देखो पंप सेट के लिए जगह जगह गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रीफाइड कर रही है, जो आपको अब डीजल के लिए भी जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक से आपका पंप सेट चलेगा। ये सब जो है फैसिलिटी से क्या होता है आपका इनकम इंप्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। अनदर वे बाय विच वी कैन टेक द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज इन द सर्विस इन द सेमी रूरल एरिया। दूसरा तरीका है, एक तो हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे जिसमें इरिगेशन और इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट। इरिगेशन मतलब क्या, फसल के जैसे इरिगेशन होगा। अब जैसे पंजाब में देखो वर्षा नहीं अधिक होती है, उदाहरण बताओ, पंजाब में वर्षा अधिक नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में धान की फसल एक खेत में है ना, अब नवंबर दिसंबर में वहाँ पे गेहूँ बोया जाएगा, मक्का बोया जाएगा, है ना, वहाँ पे नवंबर दिसंबर में गेहूँ होगा। लेकिन अब यहाँ अप्रैल मई से है ना अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते 2 बार धान काटेगा एक खेत में पंजाब के किसान। कैसे? वर्षा की बदौलत नहीं, इरिगेशन की बदौलत। हाँ, इसका साइड इफेक्ट होता है, ये बात मैं मानूंगा, क्योंकि वाटर लेवल सही होता है। तो उसके लिए और भी तरीके हैं, कैनल निकालिए, बहुत सारी नदी है पंजाब में, उसे कैनल निकाल करके इरिगेशन कीजिए। सतलज नदी से कैनल निकाल करके राजस्थान ले जाएगा, जिस डेजर्ट में पानी का कुछ नहीं था वहाँ पे कैनल से खेती होने लगी। देखिए ये होता है। दूसरा तरीका है छोटे मोटे उद्योग धंधे, है ना, जैसे आप लोग आजकल सुनते होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, है ना, छोटे मोटे उद्योग। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहें लोकल को वोकल देना है, मतलब आप कैंडल बनाइए, पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, चिप्स बनाइए। आप जो कुरकुरे बने हुए पैकेट खाते हो घर में बनाओ भाई, आलू खरीद लो, गोभी खरीद लो, उससे उसको बनाओ, उसका टेस्ट आलू जो है उसमें 10 रुपया 5 रुपया में खरीदे इतना देगा आपको। इस सब से क्या होगा, जो इंडस्ट्री छोटे मोटे जैसे मिल्क इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, जैसे सुधा देखो, एक सुधा है, अमृत है, और भी हम डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है रोजगार को बढ़ा सकते हैं। रोजगार मतलब क्या, इनकम करना, है ना। बास्केट टोकरी बनाने का इंडस्ट्री हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने के, आप जो चाय गिलास में पीते हैं, है ना, कप में पीते हैं, प्लास्टिक वाले में जो पीते हैं वो क्या है भाई, क्यों प्लास्टिक वाले में पिएंगे? मिट्टी का वो जो कप प्याली है उसको पीजिए, उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये करने से होता है, सब कुछ गवर्नमेंट कर देगी, हमें अपने लोगों को भी थोड़ा जागृत होगा। हम जाएंगे दुकान में तो जो भी है हम एक ही सामान खरीदेंगे, भारत में बने वो सामान खरीदेंगे, क्यों चाइनीज सामान खरीदेंगे सस्ते के कारण। ओके, चलिए, इस तरह हम कुछ उद्योग धंधे भी डेवलप करके सेमी रूरल एरिया में ये कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे जैसे दाल मिल, राइस मिल, आटा चक्की। अब देखिए क्या है आटा चक्की में, ज़्यादा नहीं है, हमको लगता है मतलब
कुछ कुछ हज़ार रुपये, मतलब यानी लाख के अंदर में कुछ अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आजकल तो कुछ चक्की ले लीजिए और मोटर बैठा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वही काम कीजिए, चलिए। नहीं हुआ, पशुपालन कीजिए। कहने का मतलब होगा ये मतलब हमें भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी देखिए पशुपालन करते हैं, उसका भी इंश्योरेंस कराइए, गवर्नमेंट उसके लिए भी आपको देते हैं। मान लीजिए हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, अगर किसी पैसे में कुछ उसका हो जाता है, हमारा जो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करना। इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ करती है और कुछ हमें भी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस तरह, और उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने कुछ रोजगार देखिए यहाँ पे स्टडी कंडक्टेड, तो यहाँ पे बताया जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ, जो हमारे देश में है ना, हमारे देश में 60% ऐसे लोग हैं जो 5 वर्ष से 29 वर्ष के एज के हैं। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 52% आर द अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए 5 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में ही पढ़ने का समय होता है। 5 वर्ष से प्राइमरी स्कूल के एग्जाम पढ़ाई शुरू होती है और 23, 22, 23, 24 जाते जाते मतलब ग्रेजुएशन पीजी लोग कर लेते हैं। तो 5 से मतलब 29 वर्ष के बीच में हमारे देश में 60% लोग, मतलब 100 में 60 लोग ऐसे हैं जो 5 से 29 वर्ष के बीच में। अब समझिए पढ़ने का एज है। अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को डेवलप करती है तो बताता है, अगर सही ढंग से केवल स्कूल कॉलेज को बढ़िया ढंग से डेवलप करे, जो गवर्नमेंट का रेशियो है, जो कम से कम एक बच्चे 40 बच्चे पे या 35 बच्चे पे एक टीचर, अगर उस रेशियो को गवर्नमेंट ही करेगी और इस तरह से तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुलेगा। और इस तरह हम कहा जाता है यहाँ पे प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड दैट नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। 20 लाख जॉब सिर्फ डायरेक्ट, और उसके बाद उससे इनडायरेक्ट कॉपी किताब बेचने वाले, बुक सेलर, कितना जॉब क्रिएट होगा इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी बात आईटी सेक्टर से आजकल है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल है, नेट है, साइबर है, बहुत सारी चीज़ें, ये सबको भी डेवलप करके हम जॉब भी कर सकते हैं। दूसरी बात गवर्नमेंट की भी योजना आप लोग सुनोगे, मनरेगा है ना, महात्मा गांधी योजना, गारंटी योजना। इसमें क्या है, जो लोगों को गवर्नमेंट जो है सो ये किया, जो 100 दिन के रोजगार का गारंटी दिया। 365 दिन होता है ना, तो मान लीजिए लगभग 100-150 दिन लोगों को रोजगार है ना कहीं मिल ही जाता है ना। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग जो काम ही नहीं करना चाहिए, ठीक, कंस्ट्रक्शन में कहीं घर बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, कभी खेत में काम कर लिया, इस तरह कुछ न कुछ रोजगार मिल जाती है लोगों को। उसके बाद गवर्नमेंट बोली जो 100 दिन ऐसा जिस दिन आपको कोई रोजगार नहीं मिलता है, उसमें हम आपको रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं देंगे उस 100 दिन का गवर्नमेंट पेमेंट करती है। ये मनरेगा जो है 2005 में शुरू किया गया, यहाँ को महात्मा गांधी रोजगार है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। All those who able to end are in the need of the work are guaranteed 100 days employment। ये है, पूछेगा what do you mean by है ना मनरेगा। इसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है 100 डेज के रोजगार का। चलिए अब इसमें राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू थिंक मनरेगा रिलेटेड टू राइट टू वर्क। क्योंकि क्यों है राइट टू वर्क, क्योंकि इसमें रोजगार की गारंटी देती है। जैसे RT राइट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट आपको रोजगार एजुकेशन की गारंटी देती है कि हम अप टू 8 तक प्राइमरी एजुकेशन आपको हम कंप्लीट कराएंगे, फ्री बुक, फ्री कॉपी, फ्री किताब, फ्री ड्रेस, ये देंगे। अब द इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड इन द कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटी दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दैट इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल्स। मान लीजिए आप है ना नेता है, सरपंच है, मुखिया है, तो कैसे आप एक्टिविटीज को, तो बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे गांव में कहीं पे नाला नहीं है तो उसमें नाले का निर्माण करवाइए है ना, उसमें पूरी तरह से गड्ढे खोदने का काम, लेबर का काम आप मैनुअली करेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं रोड नहीं है, रोड बनवाइए, सफाई का भी काम करवा सकते हैं कुछ लोगों को आप। इस तरह जो है ना आप ये सब रोजगार कर सकते हैं। हाउ डू इनकम द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स आर प्रोवाइड इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। निश्चित है ना, आज तो क्या होता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर तो और उसके बाद क्या होता है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए है ना, मतलब गांव का शहर से जुड़ाव होना चाहिए। अगर वो जुड़ाव होगा तो लोग क्या करेगा, सब्जी लेगा और साइकिल से शहर में चला जाएगा। तो ये भी है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करना है।
ठीक ना। अगर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारा डेवलप होगा तो निश्चित ही जो है सो हम अच्छे से अपने रोजगार को डेवलप कर सकते हैं, है ना। इन व्हाट वेज एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि अर्बन एरिया में अधिकतर लोग क्या है ना, मतलब क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे हैं। अब मान लीजिए तो पढ़ लिए, अब वो मतलब जो गाँव में क्या है मूर्ख आदमी है, वो मतलब कोई भी काम कर लिया, मजदूरी भी कर लिया, लेकिन शहर में मान लीजिए आप छोटे मोटे दुकान के लिए गवर्नमेंट लोन दे सकती है, ऑटो के लिए जैसा कि आप लोग तो, या आप मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ट्यूटोरियल ट्यूशन कोचिंग खोल सकते हैं, पढ़े लिखे कुछ बच्चों को पढ़ा करके तो काम कर सकते हैं। इस तरह हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग आएंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो हम लोग देखिए काम इकोनॉमिक की एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक ये जो अभी तो एक्टिविटी जो हम पढ़े प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, उसके नेचर क्या था, सॉरी सर, और ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड। अब देखो नाम ही है ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको बैंक में एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई मान लीजिए कोई रेलवे में एम्प्लॉय है। अब सब उसका क्या होता है, उस सबका क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, ये जो आदमी काम कर रहे हैं सेक्टर्स में, उसका काम पे जाने का एक टाइमिंग, काम करने का एक टाइमिंग पीरियड है। अगर वो बीमार पड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मेडिकल हेल्प मिलेगा, है ना, अपने ऑफिस से उसको मतलब PF मिलता है, TADA मिलता है, मतलब साल में 10% उसका सैलरी इंक्रीज होना है, उसको छुट्टी है प्रोवाइड, उस छुट्टी का उसको पैसा मिलेगा। अगर वो छुट्टी नहीं मिल लिया, उस छुट्टी के बराबर उसको बोनस मिलेगा, है ना। मतलब जैसे साल में उसको 30 दिन का छुट्टी दिया तो 30 दिन के बराबर उसे, है ना, 60 दिन का 2 महीने का उसको बोनस मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मतलब ये सब फैसिलिटी होता है। मतलब उसको ये नहीं रहता। सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप लोग बोलोगे सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी रहती है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का फीचर्स हो गया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, है ना। आइए काम करना है, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, कुछ गलती हो गई जाओ हटा दो, है ना। सुबह आए काम कर रहे हैं, अब कब काम करना होगा, कब जाना होगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। जा रहे हैं, बोलेगा रुको, कहाँ जा रहे हो, सर बहुत देर हो गया, रुको नहीं यार, कितना काम करते हो, 2 मिनट के काम कर लीजिए, है ना। इनाम में बस सब काम गलत करता है, इनाम ये मिलेगा, ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखते करते हैं, है ना, एग्जाम्पल में तो देखते ही होंगे किस तरह का होता है। सब तो समझदार आप लोग हैं, समझ ही गए होंगे, है ना। तो यही पता था ऑर्गेनाइज। देखिए यहाँ पे काम का ऑफिस में गए, बैग टांग ली, स्कूटी ली, चल दी और अपना ऑफिस में काम की, है ना। बैंक समय देखते होंगे, आप बैंक पे खड़े हैं काउंटर पे, 2 बजे उसका लंच टाइम है, 1:55 मुड़ जाए, लंच हो गया, हटो सर, नहीं यार लंच हो गया, क्या बोलेंगे भी नहीं, चला जाए। यहाँ पे लंच में टंच रहो, बिना लंच का टंच रहो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है ना, समझे कि नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इसमें बिना लंच किए टंच रहना है आपको, इसमें लंच करके भी लूज रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होता है। इसका मतलब में क्या होता है, आप देखिए क्या लिखेंगे, इसमें जॉब सिक्योरिटी है, एक सर्टेन आयु है जब तक आपको जॉब करेगा, आपको रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट करने के बाद आपको कुछ फैसिलिटी पैसे देगा, रिटर्न करेगा आपको मेडिकल फैसिलिटी। मान लीजिए बीमार पड़ गए तो आप नहीं गए तो ऐसा नहीं कि आपको पैसा काट लेगा, आपको पेमेंट तो करेगा, साथ साथ आप में जो मेडिकल जो आपका इन्वेस्ट हुआ वो भी आपको देगा। यहाँ पे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जिस दिन जाइएगा उसी दिन का पेमेंट मिलेगा। काम देखो, यहाँ पे दुकान पे गया बेचारा, काम किया, सुबह गया, झाड़ू ताड़ू लगाया, शाम में आप 8 बजे 9 बजे घर जाएगा। कल होकर के बीमार पड़ गया, नहीं काम, उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको। एक दिन हो सकता है इससे कुछ गलती होगी, हटा देगा उसको, है ना। बैंक ऐसा करेगा, ज़्यादा हटाएगा और बढ़िया, उसको जॉबो नहीं करना पड़ेगा, ऑफिसो नहीं जाना, 50% पेमेंट उसके अकाउंट में आता है।
और जिस दिन वो प्रीवियस रिसीव करेगा सारा पेमेंट जोड़ के देगा। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स covers those enterprises or places of work where the term of employment are regular and therefore people have the assured work, है ना, ठीक है ना। उसका फैक्ट्री, ठीक है ना, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज, देखो ये सब फीचर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। अंडरलाइन आप लोग भी कर लेंगे क्या सब है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। जो पहले तो दिया रेगुलर वो जॉब रहता है ना, तो एश्योर्ड कर रहता है जॉब का, और उसको मिलता है मिनिमम वेजेज एक्ट मिलता है, पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट, सॉफ्ट एंड, है ना, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मिलता है ये सब। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आइए, देखते हैं जो इज कनेक्टेड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं, कब आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे होगा, लोग पेड अप देते हैं, और फिर नॉट रेगुलर, है ना, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू द सिकनेस, ये सब कुछ नहीं आपको परमिशन मिलेगा, है ना। छुट्टी है तो आपका मर्जी लीजिए, पेमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे टेबल वर्क्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स इन मिलियंस, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के आधार पे आप क्वेश्चन है सर, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, व्हिच ऑफ दीज आर द अनऑर्गेनाइज्ड, ए टीचर्स टेकिंग क्लास इन द स्कूल, ए हेड लोड वर्कर्स कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट, क्या होगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हो गया। टीचर्स, है ना, हम लोग भी टीचर हैं, कब सॉरी क्या है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब चल रहा है बहुत अच्छा। ए टीचर्स टेकिंग क्लास इन द स्कूल, है ना, ए फार्मर्स है ना, इरिगेटिंग हर फील्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो तो अपना फार्मर है, फैमिली एक्टिविटीज है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है क्या है, उसको कोई देखने वाला है, फसल हुआ तो वो भी फसल, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन अभी पड़ा ना, जिसलिए गवर्नमेंट उसको देखता है। अब नहीं, पहले जो होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, इम्प्रूव, लेकिन ऐसी बात नहीं, इम्प्रूव हम करिए तो और भी इम्प्रूव करना है ना। हम 6,000 क्यों देंगे किसान समृद्धि रेशो में, 60,000 दीजिए ना, क्यों नहीं देंगे 60,000? एक किसान को 5,000 रुपये मंथली गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती तो क्यों गवर्नमेंट, क्यों वोट मांगने आती है गवर्नमेंट उस किसान से? हाँ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गया, उससे आप एक भी पैसा नहीं वसूल ले। अरे यार कम से कम उसको देना, उसको खेत में मेहनत तो करता है, अनाज को उत्पादन करता है, समझे। ओके, फिर हम आगे पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है और कल हो जाएगा, है ना, कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, है ना, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और तीसरा डिवीजन है आपका जो सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप एंड प्राइवेट, ओनरशिप और प्राइवेट। ओनरशिप का तो हम लोग काम को 3 भाग में, एक नेचर का आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और अब जो पढ़ेंगे हम लोग ओनरशिप का आधार प्राइवेट और पब्लिक। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू, आर यू फाइन? उत्तम, क्या ठीक है आप लोग, साउंड सेक्शन ठीक हो? चलो, आज हमारा क्या टॉपिक है, इकोनॉमिक्स, 10th है, स्टैंडर्ड 10th है ना, ये दूसरे क्लास में नहीं ना गए, अच्छा 10th है, चलो तो स्टैंडर्ड 10th में इकोनॉमिक्स नहीं, चैप्टर 2 हम लोग उसको क्या ट्राई करेंगे आज इस लेसन को कंप्लीट कर लें। तो हम लोग जैसा देखे थे, जो कैसे हम प्रीवियस में जो हाउ यू क्रिएट जॉब्स, जॉब हम कैसे क्रिएट करेंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जब ये एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब होगा, तो निश्चित ही इनकम कुछ न कुछ बढ़ेगा, और इनकम जब बढ़ेगा तो एक एग्जांपल दिया था लक्ष्मी वाला, जिसमें उसके पास 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड है, और वह टोटली रेनफॉल या नेचुरली जो फर्टिलाइजर है उस पर डिपेंड होता है। तो अगर इसमें दिखाया गया जो अगर उसे वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम या उसे नेचुरल फर्टिलाइजर या कुछ टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड मशीन या इंस्टीट्यूशनल हेल्प जो अगर उसे प्रोवाइड हो जाता है, तो क्या होगा, जो अब उसका प्रोडक्शन जो है सो बढ़ेगा, ठीक है, अब वो अच्छे ढंग से प्रोडक्शन
करेगा जिस खेत में उसका जो प्रोडक्शन होता था वो अधिक होगा। और भी है, मतलब देखा हमने गवर्नमेंट ने 2005 में मनरेगा 2005 में मनरेगा लाए, महात्मा गांधी रूरल रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसमें मतलब 100 डेज के रोजगार की गारंटी है ना, मतलब इसमें फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू वर्क क्वेश्चन हो सकता है, मनरेगा इज राइट टू वर्क, हाँ मनरेगा को राइट टू वर्क बनाया गया। जो गवर्नमेंट ने निश्चित किया कि भाई 100 डेज है ना वर्क इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, लोगों को दिया जाएगा। अब हम लोग उसके बाद देखें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज नाम ये संगठित और असंगठित। अब बोलोगे सर संगठित में मतलब ऐसा जॉब होता है जिसका एक टर्म कंडीशन होता है काम करने का, है ना, उसका प्री अनाउंस सैलरी होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, उसको फ्यूचर के लिए है ना प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जिसको बोला जाता है, नाम लिया उसका हिंदी में भविष्य निधि, उसको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कल होकर के उसे खुदा ने खास्ते कुछ ऐसी बात होती है तो उसके परिवार का देख रेख कौन करेगा। आज हम जॉब कर रहे हैं तो पीएफ है ना, ग्रेच्युटी, जॉब सिक्योरिटी है ना, काम करने का एक लिमिट टाइम, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको अलग से पेमेंट, ये सब सारी सुविधाएं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी सुविधा है जो जॉब सिक्योरिटी होती है, उसका जॉब इंश्योर्ड होता है, निश्चित होता है। और ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जैसे देखते होंगे है ना, कोई रिक्शा पुलर है, कोई ऑटो पुलर है ना, कोई हॉकर्स हैं, कोई डेली वेजेज वर्कर हैं। तो ये क्या है, आज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कल उनके यहाँ काम कर रहे हैं, कल उनके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आज आपके यहाँ काम है, ठीक है, कल नहीं आया नहीं पेमेंट मिलेगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। अब क्वेश्चन आता है जो भारत में अधिकतर लोग जो है मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम देखे थे जो जहां सेकेंडरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ा तो जॉब मात्र 3 टाइम्स बढ़ा। टर्सरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन यानी इनकम, उसका जो है प्रोडक्शन मतलब इनकम, अगर उसका इनकम 14 टाइम्स बढ़ा तो जॉब मात्र 5 टाइम्स बढ़ा, यानी कि जॉब उस रेशियो में क्रिएट नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करता है, इसी तरह कोई लेबर का काम, कोई रिक्शा पुलिंग का काम, कोई ऑटो करने का, कोई छोटे से दुकान का, कोई चाय का दुकान, मतलब जो भी है, कोई ट्यूशन पढ़ाने का काम, कुछ ब्रोकरी का काम, कुछ एजेंट का काम, इस तरह लोग करना शुरू करते हैं। तो इसका कोई गारंटी इस जॉब का नहीं है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं उसको मिलेगा। तो यही है, तो इसको कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क इन द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे बेस्ड थे, इस पे आधारित है। तो उसका देख लीजिए, जैसे अभी लॉकडाउन में देखें, अब बाहर में लोग काम करने वाले मजदूर है, फैक्ट्री में काम, फैक्ट्री बंद हो गई, तो उसको आप ये बढ़ गया हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री बंद हो गया, उसको फैक्ट्री की पेमेंट नहीं देगी। लेकिन कोई रेलवे में काम करने वाले, कोई बैंक में काम करने वाले, कोई गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले, या कोई बड़ी कंपनी में काम करने वाले, प्राइवेट में ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है ना, बजाज है, ठीक ना, मारुति है, इसमें काम करने वाले लोग, उसको मतलब है प्राइवेट, लेकिन फिर भी उसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, उसका सैलरी हो सकता है कुछ कट करे, लेकिन उसे मिलेगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब तक काम कर रहा है, फिर बंद हो गया फैक्ट्री, तो उसका चला गया, या आज लॉकडाउन हो गया, तो उसको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। वह क्या करेगा, वहाँ तो रहेगा, कुछ खाएगा, तो जो रोज कमाता था रोज खाता था, अब वहाँ से जो कुछ सेविंग रखता था कितना दिन चलेगा। इस कारण से जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है, थोड़ा उसमें जॉब की जो है इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, जॉब जो है इनडिफिनिट है, अनिश्चित है। तो इसको कैसे हम डिफिनिट बनाएंगे, कैसे उसको सिक्योर करेंगे, तो इसमें कहता है ना, यहाँ पे द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, बट द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लो। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब सिक्योर तो है, लेकिन उसमें जॉब उतना क्रिएट नहीं हो पाता है। अब देखते होंगे कोई बैंकिंग का या रेलवे का या मतलब बीपीएससी का या यूपीएससी का, है ना, कितना यस बनेगा,
हाँ, 1000 2000, लेकिन एम्प्लॉय लाख में होता है, तो 2000 को जॉब मिलेगा ना। IIT आप लोग देखते होंगे, इतने बच्चे भरते हैं, लेकिन होगा तो कुछ एक हो, और बाद बाकी इस तरह कहता है जो उसको जॉब। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटरप्राइजेज इन द और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow law that protect laborers. अब बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, लेकिन वो काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, है ना। वो अपने यहाँ काम नहीं करवाता है, समझेंगे नहीं। वो क्या करता है, छोटे छोटे, है ना, व्यापारी को दे दिया काम करने के लिए, अब वो काम कर रहे हैं, अब उसके वहाँ लेबर काम कर रहे हैं, आप तो उसका एम्प्लॉय नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। जैसे मैं, मतलब बड़ा कंपनी है आपका, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, आप जैसे आप तो रेमंड्स का ये सब, तो क्या करते हैं, काम दूसरे से करवाता है, अपना सिर्फ वो चूंकि उसका सिंबल हो गया है, वो रिकॉग्नाइज हो गया, सिंबल लगा करके, मतलब अपने स्तर से उसको काम तय करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शन में करवाता है, लेकिन अपने यहाँ वो लोग को इम्प्लाई नहीं करता है, वो दूसरे के यहाँ से काम करवा लेता है ना। जो उसका काम करता है उसको इंस्ट्रक्टर देता है। तो इस तरह क्या होता है, ये गवर्नमेंट की नज़र में बचने के लिए करवाता है। तो इस तरह के ट्रिक होते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे कहता है जो, खैर, लेकिन कहता है सिंस 1990 दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, हैव नो अदर बेनिफिट्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में सबसे बड़ी बात है, जॉब सिक्योर नहीं होती है। देयर इज ऑल्सो नीड फॉर द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी जॉब को सिक्योर करना, इनको प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स में काम करना है, ये काम करते भी हैं, अर्निंग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। बोले सर ये कैसे, काम करते हैं यानी कर रहे हैं, कल वो बीमार पड़ गए, हो गया, कहानी खत्म, कल से उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट मतलब का प्रोटेक्शन चाहिए। यू आर, है ना, दीज वल्नरेबल पीपुल्स हु नीड प्रोटेक्शन। कौन है ये वल्नरेबल, मतलब क्या, जिनकी कंडीशन जो है सो अनसिक्योर्ड है, अनसर्टेन। ये कौन है, तो देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं अधिकतर एग्रीकल्चर लेबर्स में। जैसे अभी खेती बाड़ी का नाम रबी क्रॉप्स है, तो आप गेहूँ तैयार कर रहे हैं, दलहन तैयार कर रहे हैं, है ना, ऑयल सीड्स तैयार कर रहे हैं, हो गया, आपकी फसल तैयार हो गया, लेबर का काम खत्म हो गया, उसको छुट्टी दे दीजिएगा कि रखिएगा, नहीं भाई तुम रहो, हमको पेमेंट करते रहेंगे, नहीं ना, तब तो कहाँ जाएगा। तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और जिन किसान का जमीन कम है, वो, है ना, शेयर कॉपर यानी बटाई खेती करने वाले, आर्टिसन सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ, ये सब जो है वल्नरेबल जॉब वाले हैं, है ना। इनकी जॉब की कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब जैसे लॉकडाउन की स्थिति आ गई, जैसे फ्लड आ गया, जैसे कुछ इस तरह की नेचुरल डिजास्टर हो गया, उनका काम डिस्टर्ब हो गया। तो जब, क्योंकि पर डे काम करते थे, पर डे कमाते थे, अब इन कानूनों से उनका काम डिस्टर्ब हो गया, तो उनका इनकम बंद हो जाता है। देखिए यहाँ नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म। 80% जितने भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनमें 80% जो है सो कम छोटे किसान हैं, सब सीमित जमीन वाले हैं। These farmers need to support through adequate facility for timely delivery of seeds. अगर इन किसान को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो देखिए, प्रोटेक्शन जब हम खेती करेगा कोई किसान, तो उसको सीड खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, पानी इरीगेशन के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे, हल जोतने के लिए मतलब ट्रैक्टर से प्लॉइंग के लिए पैसे देने पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उनको इन कामों के लिए आर्थिक मदद करती है, उनको मदद करती है, तो क्या होगा, वो जो पैसे किसी सेठ साहूकार से लेते हैं और उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो उनका बचत हो जाएगा, ठीक है। और अब से क्या हो गया, जो अब वो जो अनाज उगाएगा उसको इसका तो चिंता नहीं रहेगा ना, उसको सेठ साहूकार को देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करके, नहीं, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उनको, तो क्या होगा, उनका मुनाफा अधिक होगा, तो उनका इनकम बढ़ेगा। जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो निश्चित ही उसकी एक्टिविटी में, है ना, स्पीड आएगा, पेस आएगा, ठीक है। आज जैसे देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, हेल्थ। आज हमारे देश में आयुष्मान भारत चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो देखा, जो भाई लोग बीमार पड़ जाते हैं,
उनका मतलब दो तरफ से उनको नुकसान होता है। एक तो बीमार पड़े, इलाज में खर्च हुआ अलग, और उसके बाद बीमार है तो काम करने कैसे जाएंगे? आप काम करने नहीं जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वो तो डेली काम करो, डेली कमाओ, तो मतलब डबल उनको ये होता है, लॉस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो भाई आयुष्मान भारत चल रहा है, देखिए ये हो गया मतलब क्या इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, जिससे क्या हो गया, अगर कोई बीमार पड़ता है, इलाज करवाता है तो उसको उस इलाज का खर्च गवर्नमेंट बेयर करेगी। उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट किसान को है ना लोन देती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ग्रामीण बैंक है, और भी बहुत सारे हैं, है ना, तो इस तरह से जो अगर गवर्नमेंट उसको मदद करती है तो क्या हो जाएगा, वो उसकी इनकम बढ़ेगी और उसे कुछ है ना अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेगा और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही अच्छा करेगा तो निश्चित उसका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो हो सकता है अपने बच्चे को पढ़ाए, है ना, उनको आगे बढ़ाए। तो अब उनके बच्चे पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका बच्चा कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना शुरू कर दे। जैसा आप लोग देखते होंगे, बहुत सारा उदाहरण है ना, देखते होंगे कई किसान के बेटे हैं, कई पेपर बेचने वाले के बेटे हैं, कई मतलब दुकान करने वाले, छोटे मोटे दुकान करने वाले, कोई मजदूर के बच्चे हैं जो पढ़ करके आगे बढ़ गए। अब तो क्या होगा, उसका एक आगे का जनरेशन तो सिक्योर हुआ ना, ठीक है। तो कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो बी सपोर्टेड थ्रू द एडिक्वेट। अब किसानों को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, तो पर्याप्त मात्रा में सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, है ना, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट। छोटा मोटा किसान है, कुछ साग सब्जी उगाया, कुछ अनाज उगाया, तो मार्केट उसके नज़दीक में रहेगा, वहाँ जाकर बेच लेगा। इसलिए गाँव में जो परंपरा से चला आ रहा है हाट लगाने का, मतलब ग्रामीण रूरल मार्केट, उसमें क्या होता है, छोटा मोटा किसान है, उसे गाँव घर के नज़दीक के चला गया, कुछ बेच के चलाया, उसका इनकम बना। दूसरा ये तो हो गया रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में देखिए, अर्बन एरिया में सबसे बड़ी बात क्या है, जो अर्बन एरिया में पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं इन अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइजिंग। देखिए ये तो हो गया रूरल एरिया में। रूरल एरिया में कौन होता है पूरा, स्वयं से बताओ तुम, राजीव नहीं, अर्बन एरिया में क्या बताया, छोटे किसान, कम जमीन वाले किसान, यानी जिसके पास जमीन नहीं है, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम। अब शहर की बात बता रहे हैं। इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्क्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटे मोटे उद्योग में देखते हो ना, कोई ठेला पे फलूदा बेचता है, कोई इडली बेचता है, कोई बर्गर बेचता है। मान लीजिए आज लॉकडाउन हो गया, अब उसका वो तो नहीं बेच सकता है, कोई समोसा सड़क के किनारे बनाना करके बेच रहा है ना, कोई कोबलर किया सड़क के किनारे, मतलब शू रिपेयर करके बेच रहा है। तो अब ये जो स्थिति हो गई, मान लीजिए कुछ फ्लड आ गया, कुछ ड्रॉट हो जाता है, किसी प्रकार भूकंप आता है, तो उसमें क्या होता है, उसको दिक्कत होती है, किसी प्रकार का वायलेंस हो जाता है। अब जैसे अभी ये चीज़ लॉकडाउन हो गया, तब तो उसका काम नहीं चल रहा है, तो उसका इनकम बंद हो गया। अब घर में बैठा है, भोजन तो करेगा, ये तो खर्च उसका रुकेगा। अगर इस कंडीशन में गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट मिलता है ना, उसे गवर्नमेंट कुछ इस सब कामों के लिए पैसे अपने तरफ से इन्वेस्ट करता है, वो भी काम करती है किसी से लोन लेकर के। अगर गवर्नमेंट उसको लोन दे देता है तो अपने काम को अच्छे ढंग से करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो उसका अधिक से अधिक मुनाफा चला जाता था वो उसका बचेगा, वही तो उसका इनकम है। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स, मतलब डेली काम करने वाले, है ना, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, एंड दोज हु वर्क एट स्ट्रीट वेंडर, तो गली गली घूम करके, हेड लोड वर्कर्स, है ना, सर पे सामान ढोने वाले, गारमेंट्स मेकर्स, है ना, गारमेंट्स मेकर्स कपड़े बनाने वाले, छोटा मोटा शर्ट पैंट ये सब सीख करके, रैक पिकर कचरा उठाने वाले, ठीक है, ये सब जो हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट्स फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट। तो छोटे मोटे जो उद्योग है जैसे उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मतलब आर्थिक सपोर्ट, गवर्नमेंट उसे लोन प्रोवाइड करे सस्ते दर पे, है ना, कम कोलेट्रल दे करके, मतलब पेपर वर्क थोड़ा उसका कम हो, क्योंकि छोटे मोटे आदमी हैं, पेपर वर्क उतना कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ऑफिस का चक्कर लगाते ही रह जाएगा। इसीलिए लोग जाते हैं सेठ साहूकार से पैसा ले लेता है, बैंक उसको दौड़ाता रहेगा, बैंक दौड़ते जो काम करेगा कि बैंक दौड़ेगा, बताइए।
अगर कम कैलिफोरल जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कम पेपर्स वर्क पे अगर उसे गवर्नमेंट लोन भी देती है तो क्या होता है, वो अपनी इनकम को बढ़ाएगा। तो स्मॉल स्केल ये है, पहला बताया जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले लोगों को सिक्योर करेगी, तो जो एग्रीकल्चर इनपुट है या कुछ क्रेडिट्स हैं उसको प्रोवाइड करके। शहर में कैसे करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करके, उसको मार्केट इनपुट दे करके, है ना, मार्केट की गारंटी दे करके। उसका हु ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। इसमें आप देखिए, इसमें भी जो इसमें काम करने वाले जो है, एक तो हो गया रूरल अर्बन। अब देखिए थोड़ा ये सामाजिक स्तर पर दिख रहा है, सामाजिक स्तर पे। तो सामाजिक स्तर पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं वह प्रायः, है ना, इस तरह के वर्क अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग अधिकतर आपको मिलेंगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइनल देमसेल्फ। इसके लिए क्या करेंगे गवर्नमेंट, तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर द बोथ इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक भी होना चाहिए, है ना, और सोशल भी, सामाजिक स्तर पे भी हो, है ना, लोगों में थोड़ा कॉन्शसनेस पैदा करके। सामाजिक स्तर पे कैसे होगा, तो उसको एजुकेशन दीजिएगा, बच्चा पढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना, सो ऐसे बच्चों को कुछ मतलब पढ़ने के लिए कुछ आर्थिक मदद भी देती है। वैसे तो ओवरऑल अब सबको दे रही है गवर्नमेंट, है ना, उनको किताब देती है, कॉपी देती है, भोजन देता है, जिससे बच्चे आए पढ़े। पहले क्या था, अब देखिए एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन दे रही है गवर्नमेंट, यानी कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, और सामाजिक। तो जब भी उसका एजुकेशन बढ़ेगा निश्चित से उसका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। एजुकेशन बढ़ेगा तो निश्चित हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन में उसका इंप्रूव करे। तो क्लियर कर रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिखेंगे। रूरल एरिया में सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केट आउटलेट डेवलप करके गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को सिक्योर कर सकती है। अर्बन एरिया में, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके द कैजुअल वर्कर्स इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन दे करके। और प्रोटेक्शन कैसा होगा, आर्थिक, जैसे रोजगार गारंटी योजना हुआ ना, तो उसको कुछ तो आर्थिक मदद मिलेगा इस तरह के। उसके बाद जब हम थोड़ा सामाजिक स्तर पे आते हैं, तो सामाजिक स्तर पे अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जो कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पे एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों बैक है। वैसे बहुत ही कंडीशन इंप्रूव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार के गुंजाइश है। मान लीजिए कोई बच्चा 30, 35, 25 नंबर लाता था, तब 60 नंबर लाया, 70 नंबर लाया, तो अभी भी तो नंबर ला सकता है ना, तो उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पे तीसरा देखो, इन डिवाइडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्राइटेरिया यूज्ड वाज द नेचर ऑफ एक्टिविटी। याद रखिएगा, हम लोग नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे इकोनॉमिक को 3 भाग में बांटा, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दूसरा जो डिवीजन किया हम लोग, सो उसका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, और द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का संगठन है काम करने का। आज देखो, आप एक टीचर स्ट्राइक पे थे, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे, उनका यूनियन है। लेकिन लेबर जो है उसका क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका कोई यूनियन नहीं है। अगर है भी तो वो तो डेली काम करता है ना, उसका कहीं पे कुछ ये नहीं। अब आगे आते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो सेक्टर्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, है ना, दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक होता प्राइवेट और एक होता पब्लिक। तो पब्लिक सेक्टर्स के जो वर्कर है, काम करने वाले लोग हैं, यानी कि वो लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कहता है, अनदर वे टू क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स। तो पब्लिक एसेट मतलब किसका संपत्ति, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये सब हो गया आपका पब्लिक सेक्टर्स का। अब प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, जैसे टाटा हो गया, टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, नहीं ये तब बोलोगे सर ये भी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, तब 100% है, लेकिन फिर भी उसमें आपको काम जो है कि एफिशिएंसी आपको अधिक रखना पड़ेगा, है ना। आप देखते हो नहीं,
एक प्राइवेट स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, अगर उनके पास नहीं भी नॉलेज है, अभी जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बहुत ही एबल होते हैं, बहुत ही उनके पास क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन किस काम का? हमारे पास पैसा है, आप भूखे मर रहे हैं, नहीं खाएंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, ऐसा पैसा किस काम का? तो गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉय हर टीचर बहुत ही क्वालिफाइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियलिटी को यूज करेंगे तब ना। अब वो उसके कारण नहीं जाएगा, क्यों नहीं यूज करते हैं, ऐसा है वैसा, उनको नहीं मतलब है, लेकिन अगर करें। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, नहीं भी कुछ है तब उसको करना पड़ता है ना, चाहे बच्चे के कारण हो, चाहे स्कूल के मैनेजमेंट के कारण हो, उनको कुछ भी जो भी दिमाग है नहीं उनको कहा जाता है, कम एक्सपीरियंस तो है, अनुभव तो है, उस आधार पर पढ़ कर बच्चों को समझाने का प्रयास करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहा है, जो पब्लिक सेक्टर्स हो गया, याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर्स होता है जिसमें उसका एसेट जो है, संपत्ति जो है, सो मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट, जिसका अधिकतर जो है एसेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, उसका जो एसेट होता है या तो ग्रुप ऑफ पीपुल रहता है या इंडिविजुअल रहता है, किसी एक का रहता है, जैसे रिलायंस, मुकेश अंबानी, टाटा, ठीक है, ये सब है। अब देखिए एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, उसमें कुछ भी होगा प्रॉफिट, कुछ ना कुछ उसका टारगेट रहता है कमाने का। लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक भी फीस नहीं लिया जाता है, उल्टे उनको दिया ही जाता है भोजन करने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज तो कहते हैं यहाँ पे, टू गेट सच सर्विस यू हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल कंपनी। प्राइवेट सेक्टर्स में आपको पेमेंट करना पड़ेगा कोई भी फैसिलिटी अगर लेना चाहते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ पब्लिक, दोनों अंतर क्या है देखिए। पब्लिक सेक्टर पूछ सकता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर्स में मोस्ट ऑफ द एसेट्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, बट इन द प्राइवेट सेक्टर मोस्ट ऑफ द एसेट कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स। फिर दूसरा, प्राइवेट सेक्टर्स का मोटो क्या होता है, मोटो ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू अर्न प्रॉफिट, व्हाई मोटो ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है, टू गिव सर्विस, है ना। टू द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर्स में प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी उसको काम करना पड़ेगा। आज जैसे गवर्नमेंट में है, आज गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही है किसानों को, क्यों दे रही है, किसान काम करेगा तो अपने घर में अनाज उगा रखेगा, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है, जो सब उसके नागरिक है तो उसको पैसा देगी, ठीक है। तो ये कहता है, पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट to earn profit, government raise money through the taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it। उस सर्विस को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना ड्यूटी बनती है, तो गवर्नमेंट उन्हीं लोगों से बनी हुई है, तो गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स लेती है और उस टैक्स से फिर लोगों को उस सर्विस दिया जाता है। उसमें कुछ ही लोग टैक्स देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं, तो उससे नहीं मतलब है। यही है मतलब पब्लिक सेक्टर, उसमें लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। अगर लोगों के सर्विस के कंपेरिजन में अगर लॉस भी हो रहा है तो लॉस गवर्नमेंट सहेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर बता रहा है आपको, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड रिजनेबल कॉस्ट। अब जैसे हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है। अब हेल्थ फैसिलिटी तो मतलब जो जैसे अब देखो गैस है, अगर प्राइवेट सेक्टर में होगा तो गैस का दाम 1200-1300 रुपया प्रति सिलेंडर पड़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में रख करके, तो कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ है जिसपे गवर्नमेंट जो है, जो सबके लिए जरूरी है, जैसे ईश्वर ने हवा पानी मुफ्त में दे दिया, तो गवर्नमेंट का भी तो ड्यूटी बनता है जो लोगों को अपनी जीने के लिए कुछ बेसिक नीड जो है उसे वो थोड़ा कम दाम पे दे, ठीक है। अब द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज द फैसिलिटी इज नॉट ईजी। Even they do provide these things, they would charge high rate। मतलब पब्लिक से जैसे कंस्ट्रक्ट रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे, हार्बर, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, तो ये सब क्या हो, बेसिक नीड्स हुआ। अगर इसको प्राइवेट सेक्टर अब बिजली देगी तो अधिक चार्ज वसूलेगी, सड़क बनाएगी अधिक टैक्स वसूलेगी, टोल टैक्स, ठीक है, तो सड़क सब पे बनाना तैने सब पे,
तो इसीलिए गवर्नमेंट देखते हैं वो सबके लिए जरूरी है, गवर्नमेंट करनी आवश्यक चीज़ है, इसलिए चलो इसको हम अपने अंदर में रखते हैं और इसको हम कम रेटों पे कम मुनाफा लेकर के हम इसको लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया आज कहता है देयर आर द सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। जैसे देखिए सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी of generation may push the cost production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़े मतलब चार्ज बढ़ेगा तो अब उससे बनने वाले हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह यूज होता है। अब सामान का दाम बढ़ेगा उससे रिलेटेड देखो डीजल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ने लगता है ना, आने जाने का दाम बढ़ जाता है, अनाज का दाम बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे बेसिक नीड्स हैं जिसको गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में रखती है और उसके चार्ज को मतलब कम करके रखती है। गैस में इसी कारण से सब्सिडी दिया जाता है, भले ही आपसे 600, 700, 800 रुपये ले ले, लेकिन आपका जो दाम है आपको बैंक अकाउंट में दे देती है गवर्नमेंट वापस। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट, तो अब जैसे अनाज है व्हीट खरीदती है 15 रुपये 17 रुपये और उसको बेचती है आपको 2 रुपये 5 रुपये। क्यों? वो बेसिक नीड्स है, वो भोजन, हवा पानी के बाद भोजन। गवर्नमेंट को उसमें कितना लॉस है समझिए, 17 रुपये गवर्नमेंट खरीदेगा, उसका फिर मेंटेनेंस खर्च है वहाँ से आएगा और आपको 5 रुपये बेच रहा है, कितना लॉस है गवर्नमेंट। क्यों सहती है गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि ये हर के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कॉम्पनसेट गवर्नमेंट क्या करती है ना, तो रंगीन शरबत पे दाम बढ़ाती है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया उस पर दाम बढ़ाती है, टीवी पे दाम बढ़ाती है, फ्रिज पे दाम बढ़ाती है, कार पे दाम बढ़ाती है, क्योंकि वो तो जानती है ये तो वही लोग यूज करेंगे जिसके पास इनकम है, तो चलो वहाँ से वो यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग देखा जो क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है, पब्लिक सेक्टर्स का टारगेट रहता है जो लेस प्रॉफिट और गुड सर्विस, जबकि प्राइवेट सेक्टर का रहती है जो प्रॉफिट भी और सर्विस भी अच्छा देगी लेकिन प्रॉफिट भी लेगी अच्छा हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक नीड्स है जिसके लिए गवर्नमेंट्स को उसको अपने नियंत्रण में ही रखना पड़ता है। ठीक है, रिलेशन है यहाँ पे, जैसे देखो सिमिलरली नो डाटा नियरली हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन। अब देखो गवर्नमेंट आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है, उसमें बच्चों के लिए अच्छे भोजन, अंडा, एग, बनाना, ये सब उसको प्रोवाइड करती है। क्यों? जो बच्चे स्वस्थ हो। अब पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब अभी बताए आयुष्मान भारत 5 लाख का इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर देगी आपको? नहीं देगी। तो इस तरह हम लोग देखें जो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर सेक्टर्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ तो और कुछ गवर्नमेंट जो है इसके लिए इम्प्रूव, अगर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को सही ढंग से इम्प्रूव करेगी, या हम लोग भी, ऐसी बात नहीं है, हम सिटीजन को भी इसके लिए गवर्नमेंट के पॉलिसी को जानना जरूरी है। अगर जान करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमारा देश आगे डेवलप होगा। ओके, थैंक यू।